हिस्ट्री में जो है डिटेल्ड हिस्ट्री, उसमें पास्ट ऑब्स हिस्ट्री भी आ जाती है, हिस्ट्री ऑफ द करंट प्रेगनेंसी और रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री, और इसके अलावा इवेंट्स लीडिंग अप टू द हॉस्पिटल अटेंडेंस, जिस वजह से वो हॉस्पिटल आई है उसके बारे में। ठीक है, ये सारी जो है हिस्ट्री हमने अच्छी तरह से फ़ीमेल से लेनी है। तो प्रीवियस बर्थ और साइज़ ऑफ प्रीवियस बर्थ भी याद रखिएगा, हमने पूछना होता है। इस टेबल में देखें तो इसमें एडमिशन हिस्ट्री गिवन है। इसमें सबसे पहले जो हमने फ़ीमेल से जो है प्रीवियस बर्थ के बारे में और साइज़ क्या था प्रीवियस बर्थ का वो पूछना है। ठीक है, क्योंकि कितनी बार उसकी पहले डिलीवरी हुई है और जो बच्चे थे वो उनका साइज़ क्या था, लार्ज बेबी था या क्या था। ठीक है, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन के बारे में हमने उससे पूछना है, क्योंकि पहले अगर सी सेक्शन हुआ तो इस बार यूट्राइन रप्चर इन द सब्सिक्वेंट वेजाइनल बर्थ में उसका रिस्क हो सकता है इस वजह से। ठीक है, ऑनसेट, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड परसेप्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने डायरेक्टली जो है ना लेबर की प्रोग्रेस को असेस करना है। अब हमने ऑनसेट का पूछना है कि कैसे जो है उसका ऑनसेट हुआ लेबर का, और कितनी फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, जैसे हर 5 मिनट पर होनी है, कैसे कितनी फ्रीक्वेंसी भी हो रही है। ड्यूरेशन, हर कॉन्ट्रैक्शन कब तक लास्ट कर रही है, 30 to 60 सेकेंड लास्ट कर रही है। और इसके अलावा परसेप्शन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कितनी स्ट्रॉन्ग वो फीमेल को फील हो रही हैं। ठीक है, वैसे तो ये सब्जेक्टिव होता है, लेकिन ये लेबर की इंटेंसिटी को गॉज करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हमने पूछना है वेदर उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, और अगर हुई है तो उसका कलर क्या है, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कितना लॉस्ट हुआ है। ठीक है, अगर स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ भी है तो उसमें हमने उसका क्लियर फ्लूइड जो होता है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो ग्रीन है या ब्राउन फ्लूइड है, इसका मतलब उसमें मेकोनियम आ गया है, फीटल स्टूल आ गया है, तो मतलब वो फीटस डिस्ट्रेस में हो सकता है। अगर ब्लड स्टेन हुआ वो, तो उसमें प्लेसेंटल इशू इंडिकेट हो सकता है। ठीक है, तो कलर उसका इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसका अमाउंट क्या है, तो उससे ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस को हम असेस करेंगे, इसलिए अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लॉस्ट। फिर हमने पूछना है कि प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग। ठीक है, क्योंकि वो इन्फेक्शन को शो कर सकता है। ब्लीडिंग जो है वो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ शो होगा। शो आपको पता है म्यूकस टिंज्ड विथ ब्लड, जो कि नॉर्मल होता है, जैसे ही सर्विक्स डायलेट करता है तो शो अपीयर होता है। ठीक है, जो कि एक्चुअली म्यूकस टिंज्ड विथ ब्लड होता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है तो वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे प्लेसेंटा प्रेविया या प्लेसेंटल एब्रप्शन। ठीक है, तो इसलिए हमने प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज या अगर ब्लीडिंग है तो उसको भी नोट करना है। रीसेंट एक्टिविटी फीटस की, यानी फीटल मूवमेंट को पूछना है कि यानी हम अगर फीटल डिस्ट्रेस का अगर कोई साइन है तो उसको हम ढूंढें। मेडिकल या ऑब्स्टेट्रिक इश्यूज़ ऑफ नोट, जैसे अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इस तरह का कोई भी अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है या कॉम्प्लिकेशन है इस वाली प्रेगनेंसी में, तो वो लेबर को भी तो इम्पेक्ट कर सकती है, तो उसका पूछना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई मैटरनल या ऐसी मेडिकल इशू या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरप्रेटर या पार्टिकुलर इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लेबर जो है सिर्फ एक फ़िज़िकल इवेंट नहीं होता, ये आल्सो इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी होता है। ठीक है, तो इसलिए वुमेन के कंफर्ट के लिए और ताकि वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट करे, उसके लिए इन चीज़ों को भी एड्रेस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, देन मैटरनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ लेबर एंड डिलीवरी, यानी 2 पॉइंट्स क्रूशल होते हैं। अच्छा, एक तो मैटरनल एक्सपेक्टेशंस क्या है, लेबर से रिलेटेड और डिलीवरी से रिलेटेड, और इसके अलावा क्या है, लास्ट पॉइंट है बर्थ प्रेफरेंस और अ बर्थ प्लान, यानी हमने जो है वुमेन का उसकी उम्मीद क्या है, फियर, उसका स्पेसिफिक विश क्या है उसकी बर्थ एक्सपीरियंस के लिए, उसको अंडरस्टैंड करना है, ताकि हेल्थ केयर टीम जो है उसको टेलर केयर प्रोवाइड करे और उसकी चॉइसेस को भी सपोर्ट करे एज़ मच एज़ पॉसिबल, ताकि उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस हासिल हो। इसके अलावा एडमिशन हिस्ट्री जो है उसमें देखें, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उस वुमेन को आइडेंटिफाई करें। इसमें आ जाता है ना जनरल एग्जामिनेशन में, इसमें सबसे पहले इसने कहा है कि एडमिशन हिस्ट्री का बताया है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उस वुमेन को आइडेंटिफाई करें जिसका बीएमआई ज़्यादा है, क्योंकि उससे लेबर के दौरान मैनेजमेंट में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हाई बीएमआई होगा तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, और सैंपल ऑफ यूरिन भी हमने टेस्ट करना होता है। इसमें प्रोटीन तो नहीं है, कीटोन, ब्लड तो नहीं है, ग्लूकोज या नाइट्रेट्स। ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि तो टेम्परेचर से फीवर इन्फेक्शन इंडिकेट होगा, पल्स हमने हार्ट रेट असेस करनी है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के लिए, यूरिन में हम प्रोटीन प्री एक्लेम्शिया के लिए ब्लड देखेंगे तो यूटीआई को इंडिकेट करेगा, कीटोन्स अगर होंगी तो डिहाइड्रेशन या प्रोलॉन्ग फास्टिंग।
ग्लूकोज जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ के लिए, और नाइट्रेट्स भी जो है वो यूटीआई को इंडिकेट करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पर अब आ जाएँ तो जब हमने इनिशियल इंस्पेक्शन कर ली स्कार के लिए, जो स्कार अगर होगा तो वो इंडिकेट करता है कि कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हुई है, तो वो इंस्पेक्शन हमने कर ली। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि हम डिटरमाइन करें कि फ़ीटस का लाए क्या है, यानी फ़ीटस लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है या ओब्लिक है, ठीक है। उसका लाए क्या है और उसका नेचर क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट की सेफेलिक है या ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अगर वो सेफेलिक प्रेजेंटेशन है तो उसमें जो डिग्री है इंगेजमेंट की उसको डिटरमाइन करना होता है इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ पाल्पेबल एब्डोमिनली। एब्डोमिन को पाल्पेट करते हैं ना, 5/5 है, 0/5। अगर 5/5 होता है मतलब वो पूरा एब्डोमिन में ही है, अभी अबव द ब्रिम, अभी वो इंगेज नहीं हुआ। अगर 0/5 है तो मतलब बेबी जो है डीपली इंगेज हो चुका है, एब्डोमिन पे वो पाल्पेट नहीं हो पा रहा, तो हम कह रहे हैं 0/5, ठीक है। तो वो हमने आइडेंटिफाई करना होता है। तो हेड, अगर उसके बाद कह रहा है हेड रिमेन्स हाई, यानी अगर 5/5 पाल्पेबल है 5/5 और अनएंगेज रहा, यानी मोर देन 2/5 पाल्पेबल, 2/5 से ज़्यादा अगर हमें एब्डोमेन पे पाल्पेट हो रहा है, ज़ीरो नहीं है, ज़्यादा है, तो उस ये पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन होता है फॉर द सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी, क्योंकि बेबी नीचे नहीं आ रहा तो वेजाइनल डिलीवरी इसमें सक्सेसफुल नहीं होती। अगर आपको कोई ऐसा डाउट है प्रेजेंटेशन के बारे में, एज प्रेजेंटेशन पार्ट के बारे में कि, या फिर अगर हेड बहुत ज़्यादा हाई है, ऊपर है, तो फिर ऐसे केस में हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करके कंफर्म करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट को, ठीक है। या फिर उस रीज़न को कि इतना हाई हेड क्यों है, जैसे क्या पता ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन हो, या डीफ्लेक्स्ड हेड हो, या प्लेसेंटा प्रेविया हो, या फाइब्रॉयड है कोई जिसकी वजह से वो हेड हाई है, अभी तक नीचे नहीं आया, इसलिए अल्ट्रासाउंड स्कैन से हम कंफर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें फिर अल्ट्रासाउंड करना है। ये हो गया इसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इसके अलावा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ही हमने जो है कॉन्ट्रैक्शंस को भी असेस करना होता है, तो इसको जो है ये क्रूशल पार्ट है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का। ये कैसे करते हैं, हमने पाल्पेट करना होता है यूट्रस को डायरेक्टली, सिर्फ टोकोग्राफ पे रिलाई नहीं करना, पाल्पेट भी करना है। तो ये असेसमेंट, इसको 10 मिनट लगते हैं ताकि हमें एक्यूरेट पिक्चर मिले, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट मिले, तो उसके लिए 10 मिनट तक हमने इसको पाल्पेट करना है। टोकोग्राफ का रोल है, टोकोग्राफ एक डिवाइस होती है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस पता चलती हैं, ठीक है ये रिलायबल डिवाइस, ठीक है। टोकोग्राफ के लिए लिमिटेशन ये है कि ये स्ट्रेंथ नहीं बताती, याद रखिए, स्ट्रेंथ इसमें हमें नहीं पता चलेगी कितनी स्ट्रेंथ से कितनी पावर की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। फ्रीक्वेंसी पता चल रही है, रेगुलरिटी, ड्यूरेशन, बट स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसीलिए हम पाल्पेशन करेंगे। तो ये पाल्पेशन भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का एक हिस्सा है, ठीक है। अब आगे फिर आती है वेजाइनल एग्जामिनेशन। उसमें सबसे पहले पर्पस और टेक्निक जो है वेजाइनल एग्जामिनेशन की, वो हमने वुमेन को समझानी है और उससे कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये मोस्ट वुमेन के लिए ये एग्जामिनेशन जो है अनकम्फर्टेबल होती है, और हर एफ़र्ट जो है हम की जाती है टू मेंटेन द वुमेन्स डिग्निटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए हम एफ़र्ट करेंगे ताकि उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी मेंटेन रहे। टेक्निक क्या है, इसमें इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर जो है वो इंसर्ट की जाती है टू द वेजाइना टू रीच द सर्विक्स, ठीक है, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। फिर उसमें सर्विक्स की असेसमेंट की जाएगी। तो सर्विक्स में क्या एग्जामिन करना है, सबसे पहले सर्विक्स की पोजीशन क्या है, ठीक है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, मतलब उसका कहाँ पर लोकेटेड है। फिर उसकी जो उसकी लोकेशन, पोजीशन हमने देख ली। अब उसकी सर्विक्स की लेंथ एंड इफेसमेंट हमने देखनी है, ठीक है। तो लेंथ और इफेसमेंट के लिए 36 वीक अगर फीमेल का चल रहा है तो उस पर टिपिकली 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है सर्विक्स, ठीक है। 36 वीक पर ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। इफेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैंने आपको बताया कि सर्विक्स शॉर्ट होता है और थिन हो जाता है, लेकिन वो अनइफेस्ड भी रह सकता है। अर्ली लेबर के दौरान अनइफेस्ड होता है, वो थिन नहीं होता, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर की जब डायलेशन होगी ना, जब 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट करेगा तो तब सर्विक्स जो है वो फुली इफेस हो जाता है, कम्प्लीटली थिन आउट हो जाता है, ठीक है। 36 वीक पर हमने देखा कि वो 3 सेंटीमीटर अभी लॉन्ग था, अभी जब उसकी सिर्फ 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर टोटल डायलेशन होती है ना, 4 सेंटीमीटर डायलेशन पर वो इफेसमेंट उसकी पूरी हो जाती है कम्प्लीटली। कंसिस्टेंसी दूसरी हमने देखनी है, पोजीशन देखिए, लेंथ एंड इफेसमेंट। अब कंसिस्टेंसी में कह रहा है कितना सॉफ्ट या फर्म है सर्विक्स, ठीक है। डायलेशन देखनी है, कितनी ओपनिंग हुई है उसकी, और ये डायलेशन एस्टिमेट हम करते हैं डिजिटली इन द सेंटीमीटर्स, ठीक है।
और इसके अलावा सर्विक्स की हमने एप्लीकेशन देखनी है टू प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कितना क्लोजली जो सर्विक्स है वो मोल्ड हुआ है अराउंड द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट। जैसे यूजुअली फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट हेड होता है ज़्यादातर, तो हेड से कितना दूर है, कितना क्लोज वो उसके अंदर मोल्ड हो गया है सर्विक्स से। और फुल डायलेशन, जब सर्विक्स जो है हमें फील नहीं हो रहा, बिल्कुल भी हमें एग्जामिनेशन पर डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन पर फील नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि सर्विक्स जो है वो फुल डायलेट हो गया है, 10 सेंटीमीटर डायलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है फीटस की पोजीशन और उसका स्टेशन भी देखना होता है। एक बार अगर सर्विस जो है वो एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तो ये पॉसिबल है कि हम उसके फीटस के हेड की पोजीशन और उसका स्टेशन डिटरमाइन करें, ठीक है। 4 सेंटीमीटर जब डायलेट था तो हमने कहा था सर्विक्स फेज फुली हो गया है। अब इस स्टेज पे हमने उसका फीटस का हेड की पोजीशन क्या है, स्टेशन क्या है, वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो फीटस हेड असेसमेंट के लिए सबसे पहले तो वजाइनल एग्जामिनेशन करनी है। वजाइनल एग्जामिनेशन में हमने फीटल के हेड पोजीशन देखनी है। नॉर्मल लेबर में तो उसकी वर्टेक्स पोजीशन होती है, यानी टॉप ऑफ द हेड ही उसका प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीपिट जो बैक है वो एक हमें ट्रायंगुलर सा पोस्टीरियर फंटनल मिलेगा और 3 सूचर लाइन मिलेंगी, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीपिट है, ठीक है। हमें ट्रायंगुलर सा ये पोस्टीरियर फंटनल अगर फील हो। अगर हमें पोस्टीरियर फंटनल फील नहीं हो रहा ट्रायंगुलर किस्म का, तो इसका मतलब है कि फीटस का हेड डीफ्लेक्स्ड है, यानी उसका एटीट्यूड एबनॉर्मल है, अभी वो फुली फ्लेक्स नहीं हुआ, डीफ्लेक्स्ड हेड है। या फिर अगर पोस्टीरियर फंटनल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, ठीक है। या फिर उसको कैपेट या मोल्डिंग हुई है, यानी उसके स्कैल्प पर कैपेट बना हुआ है, ये इसका स्कल नहीं है और उसका अपना स्कल नहीं है, इसीलिए फंटनल नहीं मिल रहा, ये कैपेट है। या फिर स्कल बोन ओवरलैप कर गई है, मोल्डिंग हो गई है, इसी वजह से हमें सूचर्स नहीं मिल रहे, ठीक है। जब हमें पोस्टीरियर फंटनल ना मिले तो ये 3 वजूहत हो सकती है, डीफ्लेक्स्ड हेड है, ऑक्सीपिट पोस्टीरियर है, या कैपेट या मोल्डिंग है। तो ये फाइंडिंग सजेस्ट करती हैं पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी अगर हमें पोस्टीरियर फंटनल नहीं मिल रहा तो मतलब प्रोलॉन्ग लेबर हुआ है या उसको कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मल पोजीशन जो है उसमें जो ऑक्सीपिट है वो ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स पोजीशन एक तो नॉर्मल है, दूसरी ऑक्सीपिट एंटीरियर पोजीशन नॉर्मल होती है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीपिट पोस्टीरियर होगा तो उसमें हमें ये पोस्टीरियर जो ट्रायंगुलर फंटनल है ना, ये महसूस नहीं होता। या फिर अगर डीफ्लेक्स्ड हेड होगा या कैपेट मोल्डिंग होगी उसमें, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमने फीटल असेसमेंट करनी होती है, हेड असेसमेंट। दूसरा हमने जो स्टेशन देखना होता है, तो स्टेशन के लिए, स्टेशन का मतलब है हम डिसेंट देख रहे हैं, डिसेंट ऑफ द फीटस फीटल हेड इन रिलेशन टू मदर स्चिल स्पाइन। तो उसमें हमें पता चलता है कि कितना जो है पेल्विस में नीचे आ गया है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, इसलिए हम स्टेशन देख रहे होते हैं। तो वेजाइनल असेसमेंट जो है ना स्टेशन की शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड अलॉन्ग साइड द एब्डोमिनल पाल्पेशन फॉर इंगेजमेंट, यानी इंगेजमेंट में जब हम देख रहे थे एब्डोमिन को पाल्पेट करके 5/5 या 0/5 कितना है, तो तभी जो है हम वेजाइनल असेसमेंट करके स्टेशन भी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एटीट्यूड कह रहा है कि रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड टू इट्स बॉडी, उसको हम कहते हैं एटीट्यूड, यानी फीटस का हेड अपनी बॉडी के साथ कितना है, तो यानी वो फ्लेक्स्ड है या डीफ्लेक्स्ड है। और कैपेट और मोल्डिंग क्या है, प्रेजेंस ऑफ जो स्कैल्प पर स्वेलिंग बन जाती है या स्कल बोन की ओवरलैपिंग को मोल्डिंग कहते हैं, और स्वेलिंग जो बनती है उसको कैपेट कहते हैं। अब आता है फेवरेबल आउटलुक क्या है फॉर द वेजाइनल डिलीवरी। जो फेवरेबल साइंस हैं कि भाई इसकी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, फेवरेबल है, उसमें है जब हेड जो है वो फुली इंगेज हो, यानी एब्डोमेन पे हमें 0/5 पाल्पेबल हो, फुली इंगेज है, और या फिर स्चिल स्पाइंस के लेवल पर हो या उससे नीचे हो, तो मतलब 0 में वैल्यू आए स्चिल स्पाइन, या +1 +2 इस तरह नीचे हो, तो वो फेवरेबल है वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीपिट एंटीरियर हो, याद रखिएगा, तो वो ज़्यादा फेवरेबल होता है, ठीक हो गया। अब ये हो गई वेजाइनल एग्जामिनेशन। फिर इसने अगले पैराग्राफ में मेम्ब्रेन असेसमेंट बताया है कि नोट करें कि वेदर मेम्ब्रेन्स उसकी इंटैक्ट हैं या रप्चर हो चुकी हैं। अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर हो चुकी हैं तो उसमें आपने कलर एमनियोटिक फ्लूइड का ज़रूर नोट करना होता है, क्लियर है या ब्लड स्टेन्ड है या मेकोनियम स्टेन्ड है, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कितना वॉल्यूम ड्रेन हो चुका है, ठीक है। प्रोग्नोस्टिक साइन अच्छा क्या होता है, जब हमें क्लियर फ्लूइड मिले तो ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है, जनरस अमाउंट ऑफ क्लियर फ्लूइड अगर मिले। वार्निंग साइन क्या है, अगर हमें थोड़ा सा स्कैंटी और वो भी हैवीली ब्लड स्टेन मिले, या फिर हमें मेकोनियम स्टेन्ड फ्लूइड मिल रहा है, तो ये वार्निंग साइन है कि फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है,
ठीक है। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर है तो कलर एमनियोटिक फ्लूइड का हमने लाजमी नोट करना है, उसकी अमाउंट। फिर मैनेजमेंट आती है अर्ली लेबर की, यानी अभी लेबर इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो अर्ली लेबर में आपने कैसे मैनेज करना है। वुमेन को, जिसको अभी लेबर इस्टेब्लिश नहीं हुआ, उसको आपने पहले अप्रोप्रिएट पेन रिलीफ देना होता है, ठीक है, और सपोर्ट देनी है। मोस्टली जो है उनको सेफली हम घर भी भेज सकते हैं, वो वापस भी आ सकती हैं जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी और फ्रीक्वेंटली होंगी, तो फिर दोबारा वो आ जाए, तो इसलिए हम उसको घर भी भेज सकते हैं, ठीक है। फिर आगे इसने अगले इस पैराग्राफ में बताया है एडमिशन हिस्ट्री एंड ऑन गोइंग मॉनिटरिंग। उसमें कह रहा है कि एडमिशन पे हिस्ट्री और एग्जामिनेशन जो होता है ना, वो एक इनिशियल स्क्रीनिंग की तरह एक्ट कर रहा होता है फॉर एबनॉर्मल लेबर एंड इंक्रीज मैटरनल एंड फीटल रिस्क, यानी अगर मदर को या फीटस को अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं स्क्रीन, और इसके अलावा एबनॉर्मल लेबर के लिए भी स्क्रीनिंग हो रही है, जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है। जो एडमिशन हिस्ट्री हमने ली और एग्जामिनेशन की, उसमें ये रिस्क सारे हम देख रहे हैं। तो कह रहा है अगर सारी फाइंडिंग्स नॉर्मल हैं तो वुमेन को हम मिडवाइफरी केयर ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई रिस्क फैक्टर मिलता है उस हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे, तो फिर हमें ऑब्स्टेट्रिक टीम को कॉल करना होगा और उसको इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके अलावा इस पैराग्राफ में कह रहा है कि अगर रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हमने मतलब ऑब्स्टेट्रिक टीम को कॉल करना है, वरना हम मिडवाइफरी केयर ही देंगे। रूटीन मॉनिटरिंग लेबर की किस तरह की जाती है। पल्स याद रखिएगा, हर घंटे पे आपने चेक करनी है, ठीक है, पल्स हर घंटे पे। उसका टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर हर 4 घंटों पे आपने लेबर के दौरान मॉनिटर करना है। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। पल्स हर घंटे पे, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर हर 4 घंटों पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो हर 30 मिनट पर आपने रिकॉर्ड करनी है। वेजाइनल एग्जामिनेशन भी हर 4 घंटों पे करेंगे, अनलेस नीड डिक्टेट्स अ डिफरेंट टाइम फ्रेम, वरना 4 घंटों पे वेजाइनल एग्जामिनेशन ही होगी। यूरिनेशन जो है, अगर वुमेन वॉइड करना चाहे तो वो यूरिनेट करेगी, वो नोट करना है कि मतलब वो कब वॉइड कर रही है। यूरिन टेस्टिंग हम करेंगे कीटोन्स के लिए और प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कैथेटराइजेशन, अगर वुमेन जिनको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया हुआ है तो उसको कैथेटराइज करना होगा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज में कैसे मॉनिटरिंग करनी है। सेकंड स्टेज में जो इसका ब्लड प्रेशर और उसकी पल्स जो है ना, वो हर घंटे पे चेक करनी है। वहाँ ब्लड प्रेशर 4-4 घंटे पे देख रहे थे ना, पल्स हर घंटे पे, लेकिन सेकंड स्टेज में दोनों चीज़ें हर घंटे पे देखनी है, और उसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन भी हर घंटे पे करनी है, ठीक है। फिर आखिर में इसने फीटल असेसमेंट का बताया है कि फ़ीटल असेसमेंट इन लेबर कैसे होती है। इसमें कह रहा है कि हेल्दी जो टर्म फीटस होता है ना, वो नॉर्मल लेबर की डिमांड के साथ कोप कर लेता है, ठीक है। हाँ लेकिन हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो होता है और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र जो है ना कॉन्ट्रैक्शन के साथ, वो टेम्परेरीली इंटरप्ट होता है और फीटस जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बिफोर लेबर स्टार्ट विल बिकम इंक्रीजिंगली सो, ठीक है, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्शन टेम्परेरीली क्या कर रही है, तो यानी हर कॉन्ट्रैक्शन टेम्परेरीली क्या कर रही है, इंटरप्ट कर रही है प्लेसेंटल ब्लड फ्लो को और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र को टू द फीटस। तो अगर फीटस जो है वो पहले से कॉम्प्रोमाइज़ है, बिफोर लेबर विल बिकम इंक्रीजिंगली सो ड्यूरिंग द लेबर, ठीक है। अगर पहले से अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ है तो लेबर में भी देखिए कॉम्प्रोमाइजेशन हो रही है कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रही तो उससे फीटस की एरोबिक से एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्विच हो जाएगा, फिर वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयंस बनाएगा। अगर ये प्रोलॉन्ग रहा इसी तरह और एक्सेस में रहा तो ये फीटस के बफरिंग सिस्टम को ओवरवेलम कर देगा और इसकी वजह से फीटस को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और एसिडोसिस हो जाएगी। और अगर ये प्रोलॉन्ग रहा और सीवियर रहा तो इसमें न्यूरोनल डैमेज हो सकता है और फीटस को परमानेंट न्यूरोनल इंजरी हो सकती है, इवन उसकी इंट्रापार्टम फीटल डेथ भी हो सकती है, ठीक है, अगर यही काफ़ी टाइम तक ऐसा ही रहा, प्रोलॉन्ग रहा। और इसके अलावा आगे बता रहा है कि हाइपोक्सिया और एसिडोसिस जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज ले आती हैं फीटस की हार्ट रेट में। अगर हाइपोक्सिया हो जाता है और एसिडोसिस तो फीटल का हार्ट रेट चेंज हो जाता है, उसकी हार्ट रेट का पैटर्न, जो कि हम अस्कल्टेशन से और कार्डियोटोकोग्राफी से डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिकोनियम के पैसेज के बारे में बता रहा है कि नॉर्मल पैसेज होता है, जो मिकोनियम होता है ना फीटल स्टूल, ये हेल्दी फीटस में पास होता है एट या आफ्टर टर्म ड्यू टू द मैचुरेशन ऑफ जीआई ट्रैक, ठीक है। जीआईटी उसका मैच्योर हो जाता है ना, तो हेल्दी फीटस में ये मिकोनियम यानी उसका स्टूल पास होता है। तो कुछ यानी इस
नॉर्मल सिनेरियो में वो मतलब थिन होता है, वेरी डार्क ग्रीन या ब्राउन कलर का मेकोनियम होता है, क्योंकि अब उसका जीआईटी मैच्योर हुआ है, वो नॉर्मली पास करता है। जब हाइपोक्सिया या एसिडोसिस की अगर इंडिकेशन होगी तो उसमें जो मेकोनियम है वो फीटस से एक्सपेल होगा, एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट इंट्रा यूट्राइन हाइपोक्सिया या एसिडोसिस। नॉर्मली तो एट टर्म वो पास हो रहा था ना हेल्दी फीटस में, लेकिन अगर उस फीटस को हाइपोक्सिया या एसिडोसिस हुआ है तो उसको भी ये मेकोनियम एक्सपेल होगा, ठीक है। तो लेकिन इस केस में वो ये वाला मेकोनियम थिक होगा और वो ब्राइटर ग्रीन कलर का होगा, ब्राइट ग्रीन। नॉर्मली वाला जो डार्क ग्रीन था या ब्राउन होता है, लेकिन अगर हाइपोक्सिया में एसिडोसिस में अगर मेकोनियम उसने पास किया वो थिक होगा और ब्राइट ग्रीन होगा, ठीक है। आगे इसने बताए हैं टेबल में जो है मार्कर्स ऑफ, यानी इसमें इसने फीटल असेसमेंट ऑप्शंस बताए हैं इन लेबर। इसमें सबसे पहले तो एमनियोटिक फ्लूइड का बताया है कि एक तो फ्रेश मेकोनियम स्टेनिंग अगर है, फ्रेश हमें ब्राइट ग्रीन कलर का मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड मिल रहा है, इसका मतलब है फीटस को डिस्ट्रेस हुआ है, फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है। अगर एब्सेंट है एमनियोटिक फ्लूइड तो इसका मतलब है प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है या ओलिगोहाइड्रोमिनोस, तो इसी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड एब्सेंट है या लो है। हैवी ब्लड स्टेन्ड अगर एमनियोटिक फ्लूइड है या उसमें ब्लीडिंग है तो इसका मतलब है कोई प्लेसेंटल इशू है या फिर कोई यूट्राइन रप्चर हुआ है या कोई और कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह फिर हम फीटल असेसमेंट में क्या करते हैं कि इंटरमिटेंट अस्कल्टेशन, फीटल हार्ट साउंड हम कैसे अस्कल्टेट करते हैं, पिनार्ड स्टेथोस्कोप की मदद से, या हमारे पास हैंड हेल्ड डोपलर अल्ट्रासाउंड भी होता है, ये भी एक डिवाइस है जिसमें हम फीटल हार्ट बीट देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक है। पिनार्ड स्टेथोस्कोप जो है ना हॉर्न शेप का होता है, मदर के एब्डोमेन पे रख के फिर फीटस की हार्ट बीट सुननी होती है। इसके अलावा कंटिन्यूस इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है, यूजिंग सीटीजी, ये एक नॉन इन्वेजिव मेथड होता है जिसमें ट्रांसड्यूसर हम मदर के एब्डोमेन पे रखते हैं और फीटल हार्ट रेट को रिकॉर्ड करते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को भी इससे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कंटिन्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग यूजिंग सीटीजी। एंड लास्टली कंटिन्यूस इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग यूजिंग फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स एंड सीटीजी। ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेजिव है, वो नॉन इन्वेजिव था, ये थोड़ा इन्वेजिव है। इसमें इलेक्ट्रोड हमने फीटस के स्कैल्प के साथ डायरेक्टली अटैच करना होता है ताकि हमें ज़्यादा एक्यूरेट फीटल हार्ट रेट की रीडिंग्स मिले, ठीक है। फीटस जब नीचे आएगा तो उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं इसमें। एंड लास्टली फीटल ब्लड सैम्पलिंग की जाती है, थोड़ा सा ब्लड उसका लिया जाता है, स्कैल्प से ही लेते हैं ताकि उसकी पीएच और उसके लैक्टेट लेवल हम देखें जो हमें एसिडोसिस इंडिकेट करेगा। फिर इसने आगे ही बताया कि फीटल हार्ट अस्कल्टेशन जो है उसको हमने यानी अर्ली इन द इनिशियल असेसमेंट हम पिनार्ड स्टेथोस्कोप के ज़रिए या डोपलर के ज़रिए, हैंड हेल्ड डोपलर के ज़रिए फीटस का जो है वो फीटल हार्ट रेट हमने असेस करना होता है। टाइमिंग क्या है, लिसन फॉर एट लीस्ट 1 मिनट, 1 मिनट तक आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्शन, इमीडिएटली जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुई है उसके बाद 1 मिनट तक हमने फीटल की हार्ट रेट सुनना है, ठीक है। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखनी है, यानी पहला स्टेज जो लेबर है उसके दौरान हमने हर 15 मिनट पे अगर पहला स्टेज चल रहा है ना लेबर का तो हर 15 मिनट पे फीटल हार्ट रेट हम देखेंगे। लेकिन अगर वो फीमेल सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है तो तब हम फिर हर 5-5 मिनट पर उसका फीटल हार्ट रेट सुनेंगे, या डॉपलर से, हैंड हेल्ड डॉपलर, या पिनार्ड स्टेथोस्कोप से, ठीक है। आगे इसने बताया है कि आजकल रूटीन एडमिशन सीटीजी हर वुमेन पर नहीं की जाती। सीटीजी शुड बी परफॉर्म्ड इफ़ देयर आर इश्यूज़ दैट माइट कॉम्प्लिकेट द लेबर एंड डिलीवरी, तो हम उसमें सीटीजी करते हैं, ठीक है, अगर ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें लेबर और डिलीवरी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। मोस्ट वुमेन जिनको कॉम्प्लिकेटिंग इश्यूज़ होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मशीन, कंटिन्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग हम उनको एडवाइस करते हैं, ठीक है। मोस्ट वुमेन जिनको मतलब कॉम्प्लिकेटिंग इश्यूज़ होते हैं ना तो उनको भी ये एडवाइस करते हैं थ्रू आउट द लेबर, जो कि इतना इन्वेजिव नहीं था, मदर के एब्डोमेन पे रख के हार्ट रेट सुन रहे थे। और वो वुमेन जिनको लेबर स्टार्ट हो गया है और उनमें इंटरमिटेंट अस्कल्टेशन करनी है हमने, तो फिर हम उनको कंटिन्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की तरफ स्विच करेंगे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज करती है ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। ये इसने इसमें एक्सप्लेन किया है, यानी यहाँ पर इसने बताया कि सारी वुमेन पर सीटीजी हम परफॉर्म नहीं करते अगर कोई ऐसा इशू नहीं है
जो कॉम्प्लिकेट करे लेबर को या डिलीवरी को, ऐसा अगर इशू नहीं है तो हम सब पे एडमिशन सीटीजी रिकमेंड नहीं करते। सीटीजी तब परफॉर्म की जाएगी जब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकती है लेबर के दौरान या डिलीवरी के दौरान, तो हम सीटीजी करते हैं। और उसमें भी अगर मोस्ट वुमेन जिनको कोई कॉम्प्लिकेटिंग इशू है तो उसको हम एडवाइस करते हैं ये वाली कंटिन्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है। ये थ्रू आउट द लेबर हम उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब वो वुमेन जिनमें लेबर स्टार्ट हो जाता है विथ इंटरमिटेंट स्कल्टेशन, यानी हमें बार बार करनी है स्कल्टेशन, तो उसके लिए भी हम ये कंटिन्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसकी तरफ स्विच करते हैं ताकि हम अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो लेबर के दौरान तो उसको स्कल्टेट करके देखें। अब इसी की इंडिकेशन बताइए, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की क्या इंडिकेशन है, यानी वो कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें हमने ये यूज़ करना है। एक तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट अगर मेकोनियम स्टेनिंग हुई है एमनियोटिक फ्लूइड की, मतलब इसका मतलब है बहुत ज़्यादा फीटस जो है डिस्ट्रेस में है, पोटेंशियल फीटल डिस्ट्रेस है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेकोनियम स्टेन है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो उसमें हम ये करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है। अगर हमें एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट मिल रहा है इंटरमिटेंट स्कल्टेशन से, ये हमें फाइंडिंग मिल रही है, हमने इंटरमिटेंट स्कल्टेशन की, हमें एबनॉर्मल फाइंडिंग मिल रही है, तो हम ये कंटिन्यूस वाला लगाएंगे। मैटरनल पायरेक्सिया है मदर को, टेम्परेचर है मोर देन 38.0 डिग्री सेंटीग्रेड या मोर देन 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो भी 2 ओकेजन्स पर, ठीक है। क्योंकि ये मैटरनल इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है तो वो फीटस पे भी इम्पैक्ट कर सकता है, तो इसलिए फिर हमें फीटल हार्ट रेट के लिए कंटिन्यूस वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग यूज़ करना होगा, ठीक है। इसी तरह अगर फ्रेश वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी हम ये करेंगे। ऑगमेंटेशन ऑफ कंसर्न कॉन्ट्रैक्शन विद ऑक्सीटॉक्सिन इन्फ्यूजन, यानी ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है। कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फीटल स्ट्रेस पड़ेगा, उस पर रिस्क, फीटस को स्ट्रेस का रिस्क ज़्यादा होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा ब्लड फ्लो इंटरप्ट होता है ना, तो इसलिए जब हम ऑगमेंटेशन करेंगे, ऑक्सीटॉक्सिन दे रहे होंगे, तब भी हम कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग यूज़ करेंगे। और अगर मैटरनल रिक्वेस्ट है, मदर रिक्वेस्ट करती है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाए, तो उसमें भी, ठीक है। फिर आता है अगला पैराग्राफ पे फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड के बारे में। इसमें से बताया है कि फीटल जो स्कैल्प इलेक्ट्रोड होता है, इसका पर्पज़ यही है कि हम जो है ना, अच्छा उससे पहले ये पिक्चर देख लें, इस तरह से होती है ये कंटिन्यूस एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है। ये डिवाइस होती है जो एब्डोमेन पे लगानी होती है, और इससे फिर जो है ना स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस भी पता चलती हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पता चलती है, स्ट्रेंथ नहीं पता लग सकती, ठीक है। इस तरह से एब्डोमेन पे कंटिन्यूस एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग लेबर के दौरान जो है उसकी सारी हमने ये इंडिकेशंस देखी। जब सिग्निफिकेंट मेकोनियम स्टेनिंग हो तो हम कंटिन्यूस वाला लगाते हैं, इंटरमिटेंट यूज़ नहीं करेंगे, हम फिर कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। और अगर फीटल हार्ट रेट थोड़ा सा एबनॉर्मल है, इंटरमिटेंट से पता चला है, तो हम कंटिन्यूस लगा लेंगे। मदर को पायरेक्सिया हुआ है, फ्रेश वेजाइनल ब्लीडिंग हुई है, हमने ऑक्सीटॉक्सिन देके कॉन्ट्रैक्शंस को ऑगमेंट किया है, या फिर जो है मैटरनल रिक्वेस्ट पे हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अगला जो है टॉपिक, वो उसमें बता रहा है फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स के बारे में। इस फिगर में देखें, ये दिखाया गया है फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स। एक्चुअली इसका पर्पस क्या होता है, ये पुअर सीटीजी रिकॉर्डिंग अगर हमें मिल रही है, सही नहीं मिली, कार्डियोटोकोग्राफी रिकॉर्डिंग सही नहीं आई, तो उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि फीटल मेल पोजीशन की वजह से भी हमें सीटीजी सही नहीं मिल सकती, या अगर मदर ओबीस है, मैटरनल ओबेसिटी की वजह से या फीटस की मेल पोजीशन की वजह से सीटीजी सही नहीं आए, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे होते हैं, फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड। इसका मैकेनिज्म यही है कि इसको फीटल स्कैल्प पे डायरेक्टली फिक्स किया जाता है ताकि हम फीटल हार्ट रेट को पिक करें, ठीक है। ये फीटस को इतना हार्म नहीं पहुँचाता, रेयरली इट कॉजेज हार्म टू फीटस। इसके लिए एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट किया है कि इसमें सर्वाइकल डायलेशन जो है ना वो सर्टेन डिग्री की होनी चाहिए, और दूसरा जो मेम्ब्रेन्स हैं वो जो है रप्चर होनी चाहिए, अगर इंटैक्ट हैं तो उनका रप्चर होना ज़रूरी है, फिर ही हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद रखिएगा कि ये फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स जो है ना, अगर मदर को कोई सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन है जैसे HIV, तो हम नहीं करेंगे, वरना इसमें क्योंकि थोड़ी सी ओपनिंग बन जाती है, स्कैल्प में होल बन जाता है, तो फीटस को भी हो सकता है इन्फेक्शन। तो HIV है या हेपेटाइटिस C है मदर को, तो उसमें कभी भी हम ये यूज़ नहीं करेंगे स्कैल्प इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके बाद इसने फिर बताया है कि कार्डियोटोकोग्राफी जो है ना, फुल जो इंटरप्रिटेशन सारी फीटल हार्ट रेट की जो पैटर्न हमें कार्डियोटोकोग्राफी पे मिलते हैं, वो हमने चैप्टर नंबर 4 में हम कवर कर चुके हैं, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग वाले चैप्टर में, ठीक है। अब इसने बताया है कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट पैटर्न क्या होता है। नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट पैटर्न होता है ना,
उसमें हमारे पास जो है सबसे पहले बेसलाइन हार्ट रेट हमें पता हो कि बेसलाइन हार्ट रेट याद रखिएगा 110 से लेके 160 के दरमियान होता है, ठीक है, बीट्स पर मिनट। और ये एवरेज होता है ओवर 20 मिनट्स या उससे ज़्यादा, 20 मिनट्स पर या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, होंगी 110 और 160 बीट्स पर मिनट के दरमियान। ये बेसलाइन हार्ट रेट है। अब उसमें वेरिएबिलिटी क्या है? वेरिएबिलिटी एक्चुअली फ्लक्चुएशंस होती हैं फीटल हार्ट रेट में बिटवीन 5 एंड 25 बीट्स पर मिनट अबव एंड बिलो द बेस लाइन। यानी वो जो बेस लाइन थी ना, उस बेस लाइन से 5 से 25 बीट्स पर मिनट ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो हम कहेंगे कि वेरिएबिलिटी हमें मिल रही है, ठीक है। इसी तरह एक्सेलरेशंस क्या हैं? टेम्परेरली अगर इंक्रीज़ हो जाता है फीटल हार्ट रेट एटलीस्ट 15 बीट्स पर मिनट बढ़ जाता है और वो 15 सेकंड तक अगर इतना रहेगा तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में मैंने सारा आपको एक्सप्लेन उस चैप्टर में किया था कि अगर 15 बीट्स पर मिनट्स तक एटलीस्ट वो टेम्परेरी इंक्रीज़ लास्ट करे फीटल हार्ट रेट, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया और वो 15 बीट्स पर मिनट तक बढ़े और वो 15 सेकंड तक बढ़ा रहे तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेशन मतलब ये ट्रांजिएंट डिक्रीज़ ना हो, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज़ ना हो, 15 बीट्स पर मिनट जितना या मोर डिक्रीज़ ना हो तो उसको कहते हैं डेसेलरेशन एब्सेंट है, ठीक है। तो सीटीजी की इंटरप्रिटेशन लेबर में वर्सेस एंटीनेटली, लेबर में समवट डिफरेंट होती है बनस्बत एंटीनेटल सीटीजी के, स्पेशली जब हम सेकंड स्टेज में लेबर के दौरान सीटीजी कर रहे होते हैं, ठीक है। लेबर में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? लेबर के दौरान हमें ना एक्सेलरेशन नहीं मिलती, अनसर्टेन सिग्निफिकेंस की हैं, यानी एक्सेलरेशन हमें सीटीजी पे लेबर में नहीं मिलती। अर्ली या वेरिएबल डेसेलरेशंस मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे फिगर में भी देखें, अर्ली डेसेलरेशंस या वेरिएबल डेसेलरेशंस मिलेंगी। ये लेटर इन द लेबर बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, ठीक है। तो ये यूजुअली फीटल कॉम्प्रोमाइज़ का साइन नहीं होती, ये एक्चुअली क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं इसलिए हमें लेबर में आखिर में जो है ना वेरिएबल डेसेलरेशंस मिलती हैं, अर्ली या वेरिएबल डेसेलरेशन। तो हर एक जो फीचर है सीटीजी का, उसका बेसलाइन रेट, वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन, डेसेलरेशन, इनको हर दफ़ा हमने असेस करना होता है जब भी हम सीटीजी रिव्यू करें, ठीक है। हर फीचर जो है वो रीअश्योरिंग है, नॉन रीअश्योरिंग है या एबनॉर्मल है बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट नेशनल गाइडलाइन, ठीक है, नेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। या तो वो अश्योरिंग और रीअश्योरिंग होगी, मतलब अच्छी है सीटीजी, फीटस अच्छा है, गुड कंडीशन में। सस्पिशियस मतलब नॉन रीअश्योरिंग है सीटीजी, कोई कंसर्न हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है। नॉन रीअश्योरिंग या एबनॉर्मल है, तो मतलब इस तरह की सीटीजी हमें मिल सकती हैं। अगर चारों फीचर्स हमें जो है रीअश्योरिंग मिलते हैं, जैसे कि चारों फीचर कौन से थे? बेसलाइन फीटल हार्ट रेट, वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन, डेक्सेलरेशंस। सो ये सारे अगर हमें नॉर्मल मिलते हैं, रीअश्योरिंग मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि ये सीटीजी नॉर्मल है। अगर आप ये फिगर भी देखें 12.8, तो इसमें जो है नॉर्मल कार्डियोटोकोग्राफ दिखाया गया है सीटीजी, ठीक है, जिसमें हमें बेसलाइन फीटल हार्ट रेट मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 120 बीट्स पर मिनट जितना, इसमें बेसलाइन हार्ट रेट है, ठीक है, 120 बीट्स पर मिनट। और फ्रीक्वेंट एक्सेलरेशन हैं इसमें, बेसलाइन वेरिएबिलिटी भी है, कितनी? 10 से 15 बीट्स पर मिनट की, और डेसेलरेशन नहीं है। यूट्रस इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली वंस एवरी 5 मिनट, ठीक है, हर 5 मिनट पर जो है यूट्रस देखें कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एक नॉर्मल सीटीजी दिखाई गई है। आगे उसने एक्सप्लेन किया है कि 2 या मोर अगर हमें नॉन रीअश्योरिंग फीचर्स मिलते हैं तो उसकी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। कह रहा है कि जो भी रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं पहले हमने उनको एड्रेस करना है। इंटरवेंशन करने से पहले हमने देखना है कोई ऐसा कॉज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं जो सीटीजी को अफेक्ट कर रहा है। जैसे अगर मदर डिहाइड्रेटेड है या वो फ्लैट लेटी हुई है जिसकी वजह से परफ्यूजन सही नहीं हो रही प्लेसेंटा से, तो ऐसे कॉजेज़ को तो हम रिवर्स कर सकते हैं ना, तो इसलिए उनको पहले एड्रेस करना है। फर्दर फीटल असेसमेंट करेंगे। अगर सीटीजी कंसर्निंग है, डिस्पाइट हमने रिवर्सिबल कॉज को भी सही कर लिया फिर भी सीटीजी सही नहीं हुई, तो उसमें फिर हमने फीटस की असेसमेंट करनी होगी। फर्दर फीटल ब्लड सैम्पलिंग करेंगे, ये इसने बताया है, ताकि फीटस की पीएच को हम मॉनिटर करें। और इसके अलावा जो है इससे हमें ऑक्सीजनेशन का और एसिड बेस स्टेटस जो है ना फीटस का वो पता चलेगा, ठीक है। इमीडिएट डिलीवरी, फीटल ब्लड सैम्पलिंग होती है ना, वो पॉसिबल नहीं है अगर, या फिर सेफ़ नहीं है
या फिर अगर फीटल कॉम्प्रोमाइज़ कंफर्म है, सीवियर किस्म का फीटस को कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, तो ऐसे केस में फिर हमने जल्दी डिलीवर करना होता है बिना डिले के। ऑफर हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं या फिर हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करके बेबी को डिलीवर कर देंगे। ठीक हो गया। आगे इसने कुछ लिमिटेशंस और कंट्रोवर्सीज बताई हैं इसकी सीटीजी की, कि सीटीजी चैलेंजिंग भी होती है इंटरप्रेट करना, और उसमें स्किल की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। मेजर इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें हाई फॉल्स पॉजिटिव रेट है, यानी सीटीजी हमें फीटल कॉम्प्रोमाइज़ बता रही होती है जबकि असल में फीटस हेल्दी होता है, ठीक ठाक होता है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव रेट भी इसमें है, तो उससे अननेसेसरी एनजाइटी होगी, इंटरवेंशंस करनी होंगी, ठीक है, अननेसेसरी। तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव भी है। फिर कह रहा है कि अननेसेसरी इंटरवेंशंस को रिड्यूस करने के लिए अगर हमें एबनॉर्मल सीटीजी मिल रही है ना, तो फिर हम फीटल ब्लड सैम्पलिंग करेंगे। ये ज़्यादा डायरेक्ट और एक्यूरेट असेसमेंट होती है फीटल वेलबींग की। हम पहले फीटस का थोड़ा ब्लड सैंपल लेंगे, कंफर्म करेंगे वाकई वो डिस्ट्रेस में है, ठीक है। फीटल ब्लड सैंपल के अगर रिजल्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, सीटीजी लेकिन एबनॉर्मल है, तो फिर हम लेबर को सिर्फ क्लोज मॉनिटरिंग के साथ ही सिर्फ कंटिन्यू करेंगे, सिजेरियन वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फीटस बिल्कुल ठीक है, उसका ब्लड सैंपल ठीक आया है, ठीक है। देन इसने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो फीटल मॉनिटरिंग है जिसमें सीटीजी भी आ जाती है, वो 1970s में जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, और वो जो है वाइडली इसने उसको जो है अडॉप्ट किया गया। इसको मतलब 1970s में वो हुई इंट्रोड्यूस, उसको फिर वाइडली अडॉप्ट किया गया बिफोर इट्स का आउटकम वर फुली इवेल्युएटेड, ठीक है। आगे इसने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की वैल्यू में अगर हमें डाउट है, जिस उसमें भी कोई सीटीजी आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग में अगर डाउट है उसकी वैल्यू में लो रिस्क लेबर में, तो वो इम्प्लाई करता है इट मे नॉट बी बेनिफिशियल फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग हैज़ अनडाउटली सेव्ड द बेबी। जो हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सटर्नल जो फीटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें बहुत से बेबीज़ की लाइफ्स बची हैं। कैसे? हम जेन्युइन केसेस को उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फीटस अगर डिस्ट्रेस में है तो उसका भी पता चल जाता है, ठीक है। लास्ट में इसने थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बताया है, लेकिन हाउएवर कि वाइड स्प्रेड यूज़ इसका जो है ना, उससे सिजेरियन सेक्शन के रेट बढ़ गए हैं, इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी ज़्यादा हो गई है, फोर्सेप या वैक्यूम, मैटरनल मोबिलिटी लेबर के दौरान कम हुई है, मदर जो है वो इतनी उसकी मोबिलिटी नहीं थी लेबर के दौरान, मॉनिटर के साथ, क्योंकि वो टेदर होती है, उसने भी वहीं पर बैठना होता है, लेटना होता है। पेरेंटल एंजाइटी बढ़ जाती है क्योंकि एम्बिगियस और कंसर्निंग रीडिंग्स आ रही होती हैं, तो ये थोड़ा सा इसने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं इसके एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग के। प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जो कि सीटीजी यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो उसको एक्यूरेटली इंटरप्रेट करें और अप्रोप्रिएटली मैनेज करें। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है इस चैप्टर का, वो है दी पार्टोग्राम, ठीक है। पार्टोग्राम जो है वो डिस्क्राइब हुआ है एज अ ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ लेबर। इट्स प्राइमरी पर्पस इज़ टू प्रोवाइड एन इंस्टेंट विजुअल असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ठीक है। ये एक्चुअली एक ग्राफ होता है, एक किस्म की ग्राफिक रिकॉर्ड है पूरे लेबर का, उसको ग्राफ पे हमने प्लॉट करना होता है, उस ग्राफ को पार्टोग्राम कहा जाता है, ठीक है। यानी जल्दी से इंस्टेंट हमें विजुअल असेसमेंट अगर करनी है कि इस फीमेल के लेबर में क्या चल रहा है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, जल्दी अगर कोई डॉक्टर आती है तो उसके लिए ये ग्राफ होगा जिसको देख के वो बताएगी। तो इंस्टेंट विजुअल असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो इसका की फीचर है सर्वाइकल डायलेशन, यानी ये इसमें रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन अगेंस्ट एन एक्सपेक्टेड नॉर्म जो है उसको ट्रैक कर रहा होता है, जो कि बेस्ड है वुमेन की पैरिटी पे, कि वेदर उसका पहला बेबी है या उसकी प्रीवियस बर्थ भी हुई है, ठीक है। इसमें अगर स्लो प्रोग्रेस हो रही है यानी लेबर अगर प्रोलॉन्ग हो रहा है तो उसका भी पता चल जाता है, तो फिर ताकि हम करेक्टिव एक्शंस लें। तो ये ग्राफ है, उससे ये आसानी हो गई है कि अगर लेबर स्लो चल रहा है वो पता चलेगा तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्शन ले सकते हैं। सर्वाइकल डायलेशन के अलावा जो पार्टोग्राम है ना, इसमें बाकी ऑब्जर्वेशन भी आ जाती हैं, मदर की भी फीटस की भी मॉनिटरिंग फिर होगी। एक तो इसमें हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में लिख रहे होते हैं इस ग्राफ में, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेंथ क्या है कॉन्ट्रैक्शंस की, और फीटल डिसेंट कितना हुआ है, कितना बेबी नीचे आया है पेल्विस में, फिफ्थ पाल्पेबल कितना है, उसका स्टेशन कितना है स्टिल स्पाइन से, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर लिख रहे होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड ड्रेन हुआ, उसका क्लियर था, ब्लड स्टेन, मेकोनियम स्टेन या डिस्ट्रेस में तो नहीं है फीटस, वो सारा इसमें हम लिखते हैं।
और इसमें एक लाइन ड्रॉ की जाती है एट द एंड ऑफ द लेटेंट फेज़, ठीक है। ये एक्चुअली जब ट्रांजिशन हो रही होती है ना लेटेंट फेज़ ऑफ लेबर से, जब लेटेंट फेज़ ख़त्म हो रहा होता है, जब अर्ली स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं लेटेंट फेज़ में, वो ख़त्म हो रहा होता है और एक्टिव फेज़ शुरू हो रहा होता है, मोर रैपिड सर्वाइकल डायलेशन वाला फेज़ शुरू होता है, तो उसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो ये लाइन हेल्प करती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कि वो प्रोग्रेस ऑफ लेबर को जो है ना विजुअली ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें सारी चीज़ें ये भी हम देख रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फीटल डिसेंट, एमनियोटिक फ्लूइड, मदर का ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट, उसका टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें। तो इस फिगर में जो है ये पार्टोग्राम दिखाया गया है, ये देखें आप लोग फिगर, ये पूरा जो है इसमें एक पार्टोग्राम बना हुआ है। पहले तो ये होता था पार्टोग्राम, अब जो है वो WHO का आ गया है, ठीक है। तो इसमें देखें ये सारी चीज़ें गिवन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें डेट लिखी हुई है, सरनेम, कंसल्टेंट का नाम, फ़र्स्ट नेम फीमेल का, उसकी एज, और इसके अलावा यूनिट नंबर, पैरिटी क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट, पहले बायोडाटा सारा फिल किया है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये इसमें मतलब इस तरह से चार्ट बना हुआ है, ये भी रीडिंग्स है, यहाँ पर भी रीडिंग है। तो सबसे पहले ये है फीटल हार्ट रेट, ठीक है, 100 है, 140 है अभी इस टाइम पे, ये टाइम पीरियड है, टाइम के हिसाब से, ठीक है। हर जो है वो हम घंटे गिवन है, ठीक है, उस हर घंटे पे जो है कितना हो रहा है तो वो, और मैटरनल ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी पल्स कितनी है वो हमने लिखती जानी है, और टेम्परेचर मदर का कितना है, ठीक है, 37 है। फिर अगले घंटे पे, 4 घंटे पे, जितना मैंने आपको बताया हर टाइम पे हमने नोट करना है, उस हिसाब से हम लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पर जो है ना सर्विक्स आ गया, सर्विक्स में जो है उसका बेबी का जो है डिसेंट देखना है हेड का, उसको हमने प्लॉट करना है, कितना डिसेंट हुआ है वो 0 से हम लिखेंगे कि इतना डिसेंट हुआ है, इतना डिसेंट हुआ है, अब इस इतने घंटे के बाद इतना डिसेंट हुआ है, ठीक है, कितना, ये स्टेशन है, ठीक है। स्टेशन हमने कहा ना कि अगर ऊपर है प्लस में होगा तो ऊपर है, अगर बेबी का हेड माइनस में, ठीक है, अगर प्लस में होगा तो मतलब वो नीचे आ रहा है, 0 पे मतलब वो स्पाइन के लेवल पे, तो इस पर हमने डिसेंट लिखना होता है। और फिर नीचे टाइम है, ठीक है, देन विजाइनल एग्जामिनेशन है, कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में है, सिग्नेचर, एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये वाला अभी जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। पार्टोग्राफ तकरीबन डिज़ाइन सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी WHO का जो न्यू आया है वो थोड़ा सा चेंज है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये सारा बायोडेटा, फिर फीटल हार्ट रेट हमने लिखना है, लाइकर कैसा है, ब्लड स्टेन, एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम है क्या है, मोल्डिंग हुई है, उसको प्लॉट करना है। सर्विक्स के बारे में, सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है, 10 सेंटीमीटर तक हुआ है या फिर डिसेंट ऑफ हेड हमने 0 से लिखना है, सर्विक्स का एक्स लिखना है हमने, कितना डायलेट हुआ है वो लगाएंगे, अभी इतने घंटे पे इतना, इतने घंटे पे इतना, फिर आखिर में 10 हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स लगाएंगे। फिर डिसेंट भी इसी तरह हमने डिसेंट ऑफ हेड के लिए ओ लिखते जाना है, ठीक है। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस लिखनी है, 10 मिनट पर कितनी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन के ड्रॉप्स हमने अगर दिए हैं तो वो हमने मेंशन करना है, ड्रग्स हमने कौन सी दी हैं और IV फ्लूइड्स क्या दिए हैं वो सारे कितने घंटे पे कौन सी दी वो लिखना है, पल्स क्या है और ब्लड प्रेशर कितना है, और लास्ट में यहाँ पर यूरिन का वॉल्यूम, उसमें एसीटोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीज़ें, एंड देन टेम्परेचर भी लिखना है, ठीक है, मदर का टेम्परेचर। तो ये सारा जो है लेबर की प्रोग्रेस को जो है वो मॉनिटर करने के लिए पार्टोग्राफ यूज़ किया जाता है लेबर के दौरान, ठीक है। हर हॉस्पिटल में यूज़ होता है तकरीबन, ठीक है। तो इसमें यही बता रहा है कि हमने जो है ना वो एक हमने कहा कि टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है, इस पार्टोग्राफ पे। लेटेंट फेज़ जब एंड होता है ना, जब, तो लेटेंट फेज़ के एंड पे हमने ये लाइन ड्रॉ करनी होती है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा प्रोग्रेस ऑफ 1 सेंटीमीटर डायलेशन पर आवर, ठीक है। ग्राफिकली हमने ये अलर्ट लाइन बनानी होती है पार्टोग्राम पे, ठीक है। एक बार जब वुमेन एक्टिव फेज़ ऑफ लेबर में आ जाती है, जब उसकी 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाती है, तो वो मतलब एंड होता है ना लेटेंट फेज़ का, तो तब जो है सर्वाइकल डायलेशन उसके बाद हमने प्लॉट करनी है, और उसकी मतलब एक्सपेक्टेड रेट जो है सर्वाइकल डायलेशन का। स्टैंडर्ड जो रेट है वो कितना होता है, हर घंटे पे मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर डायलेट होता है, वो इसने बात कही है, ठीक है। और ये लाइन मतलब एक विजुअल गाइड की तरह हेल्प करेगी हमें। दूसरी अनदर लाइन कह रहा है कि एक्शन लाइन फिर हमने उसी के पैरेलल ड्रॉ करनी होती है, एंड 4 आवर्स टू द राइट ऑफ इट, उसके ही 4 आवर्स राइट साइड पे। तो ये एक्शन लाइन एक और क्रिटिकल लाइन होती है पार्टोग्राम पे, ये उसी के हमने पैरेलल बनानी होती है, जो हमने अलर्ट लाइन बनाई थी उसी के साथ, लेकिन ये शिफ्ट होगी 4 आवर टू द राइट, यानी कि अगर वुमेन का लेबर प्रोग्रेस फेल हो जाता है, फाल हो जाता है बिहाइंड द अलर्ट लाइन बाय 4 आवर्स,
तो उसका डायलेशन प्लॉट जो है उसको टच करेगा एक्शन लाइन को। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आप फिगर में देखें तो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन ये दो लाइंस बनाई जाती हैं, मिडवाइफ बनाती है। ठीक है, एक्चुअली ये पार्टोग्राफ पे क्यों बनाई जाती है, ये अलर्ट लाइन जो होती है ना, ये एक्सपेक्टेड मिनिमम रेट बता रहा है सर्वाइकल डायलेशन का ड्यूरिंग द एक्टिव लेबर। ठीक है, ये मतलब ये नॉर्मल है या सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है, उसके लिए एक लाइन बनाई गई है। ठीक है, तो जब एक्टिव लेबर डायग्नोज होगा तो 4 सेंटीमीटर की डायलेशन, ये लाइन मतलब ऊपर जा रही है, यानी कि हर घंटे पर 1 सेंटीमीटर डायलेट होगा। अगर मतलब ये एक गाइड की तरह, एक बेंचमार्क की तरह हमने ये लाइन बनाई है, ताकि जो है वुमेन की एक्चुअल प्रोग्रेस इसके लेफ़्ट पर होगी, यहाँ पर होगी, वो हमने ड्रॉ करनी है उसके सर्विक्स की डायलेशन को, वो उसके लेफ़्ट साइड पर होगी, अलर्ट लाइन की तरह ही जाएगी, तो मतलब अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, उसका लेबर सही जा रहा है। ठीक है, मतलब ये एक यानी ये ग्रीन लाइट की तरह एक्ट कर रहा होता है ये अलर्ट लाइन। ठीक है, दूसरी जो लाइन बनाई जाती है वो बनाई जाती है एक्शन लाइन, और इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस 4 घंटों का होता है। अलर्ट लाइन जो है उसमें 1 सेंटीमीटर डायलेट होता है हर घंटे पर। ठीक है, एक्शन लाइन जो इससे ये 4 घंटों का इनका फासला है। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है, एक्शन लाइन जो है ना, एक्शन लाइन जो है वो इंटरवेंशन के लिए एक ट्रिगर की तरह एक्ट कर रही होती है। यानी वुमेन की अगर एक्चुअल सर्वाइकल डायलेशन यहाँ तक रीच कर जाती है या इस एक्शन लाइन को क्रॉस कर जाती है उसकी डायलेशन, तो मतलब उसका लेबर एबनॉर्मली स्लो चल रहा है। तो हमें ये इशारा मिलेगा कि एक्शन लाइन को क्रॉस कर गया, हम जो प्लॉट करते आ रहे हैं ना, एक्शन लाइन को अगर वो क्रॉस कर गया है तो मतलब उसका लेबर स्लो चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ गलत है या कुछ डेंजरस है। एक्चुअली इसमें होता है कि हम अब उसको स्लो प्रोग्रेस है तो उसकी रीजंस ढूंढें, मे बी वीक कॉन्ट्रैक्शंस हैं या बेबी की पोजीशन ऐसी है या मदर थक गई है, तो इसलिए फिर हम इंटरवेंशंस कंसीडर करेंगे, या आर्टिफिशियल रप्चर करेंगे मेम्ब्रेन का, ऑक्सीटॉक्सिन देंगे, या पेन रिलीफ के ऑप्शंस को रिव्यू करेंगे। ठीक है, या सी सेक्शन भी कंसीडर किया जा सकता है अगर फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो ये अलर्ट और एक्शन लाइन का थोड़ा सा ये रोल है कि मतलब ये ग्रीन लाइट की तरह एक्ट कर रहा होता है, ये एक्शन लाइन रेड लाइट की तरह काइंड ऑफ एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, यही बताया कि इट कैन बी ड्रॉन पैरेलल इन 4 आवर टू द राइट ऑफ इट इफ़ द प्लॉट ऑफ एक्चुअल सर्वाइकल डायलेशन रीचेस द एक्शन लाइन को अगर वो रीच किया तो मतलब स्लो प्रोग्रेस चल रही है। फिर हमने नंबर ऑफ डिफरेंट मेजर्स कंसीडर करने टू इम्प्रूव द प्रोग्रेस कैन आल्सो बी कंसीडर्ड इफ़ कंसिडर स्लो, हम कहेंगे स्लो है जब सर्विक्स डायलेशन इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर एवरी 2 आवर। हमने कहा 1 सेंटीमीटर डायलेट होगा 1 घंटे पे, 2 घंटे हो गए 1 सेंटीमीटर से भी कम डायलेशन हुई है, उसको भी हम कहते हैं स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये सारा था पार्टोग्राफ। अब मैनेजमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का थोड़ा सा की लर्निंग पॉइंट्स है। इसमें कह रहा है कि जो पहला स्टेज होता है लेबर का, फ्रॉम द डायग्नोसिस ऑफ लेबर से, मतलब मदर को कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई हैं तब से लेके फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, यानी 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट हो जाए, उसको कहते हैं कि हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, 1-to-1 मिडवाइफरी केयर जो है हमने प्रोवाइड करनी होती है, यानी एक सिंगल मिडवाइफ एक वुमेन को देखेगी। ठीक है, इसको कहते हैं 1-to-1 मिडवाइफरी केयर। एडिशनल इमोशनल सपोर्ट बर्थ पार्टनर से भी मिलनी चाहिए, शुड बी इनकरेज। ठीक है, अगर मदर को साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसका कोई पर्सन जैसे हस्बैंड या पार्टनर या कोई फैमिली मेम्बर फ्रेंड साथ होना चाहिए। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक और एनेस्थेटिक केयर भी हमने वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए एज़ रिक्वायर्ड। ऑब्स्टेट्रिशियन भी हो पेन मैनेजमेंट के लिए, एनेस्थेटिस्ट पेन रिलीफ के लिए एपीड्यूरल्स वगैरह। ठीक है, मैटरनल और फीटल वेलबींग को भी हमने ज़रूर मॉनिटर करते रहना है एज़ इंडिकेटेड। ठीक है, जिस तरह हम कर रहे थे ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, ये चीज़ें सारी हम चेक करेंगे। बेबी का हार्ट रेट चेक करेंगे। इसी तरह वेजाइनल एग्जामिनेशन आर परफॉर्म्ड 4 आवरली, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर 4 घंटों पे, या एज क्लिनिकली इंडिकेटेड। प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज़ मॉनिटर्ड यूजिंग पार्टोग्राम से हम लेबर के प्रोग्रेस को देख रहे हैं ताकि हम उससे फिर टाइमली इंटरवेंशन कर सकें अगर वो एबनॉर्मल है। अप्रोप्रिएट पेन रिलीफ शुड बी प्रोवाइड कंसिस्टेंट विद द वुमेन्स विशेज़। ठीक है, पेन रिलीफ हमने देना है अगर वुमेन कह रही है। और इसके अलावा इंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड लाइट डाइट। ठीक है, हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, लाइट डाइट होनी चाहिए, एडिक्वेट फ्लूइड्स वगैरह वो ले, कैलोरी इनटेक, ताकि कीटोसिस ना हो। ठीक है, कीटोसिस अगर होगी तो उससे फिर फटीग, नौशा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी इम्पैक्ट हो सकती हैं, तो उसको प्रिवेंट करना है। आगे इसने बताया कि वो वुमेन जो कि लेटेंट फेज़ ऑफ लेबर में होती हैं तो उनको हमने इनकरेज करना है कि वो मोबिलाइज हो और उनको हमने मैनेज करना है फ्रॉम द लेबर सूट वेयर पॉसिबल। ठीक है, लेटेंट फेज़ अर्ली फेज़ होता है ना, इतना इंटेंस नहीं होता,
इतना लेस इंटेंस पार्ट होता है लेबर का। तो उस दौरान मोबिलिटी जो है वो हेल्प करेगी विद कंफर्ट एंड प्रोग्रेस। तो वुमेन को हमने हाई इंटरवेंशन इन्वायरमेंट से दूर रखना है, लेबर वार्ड से, यानी घर पर या बर्थ सेंटर पे भी रख सकते हैं ताकि रिलैक्सेशन हो, प्रोमोट हो और नेचुरल प्रोग्रेशन हो। Indeed, they may well go home to return later when the contraction are stronger or more। जब कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंटली होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, फिर वो दोबारा आ सकती हैं, तो इसलिए तब तक वो घर भी जा सकती हैं। ठीक है, लेटेंट फेज़ की ये मैनेजमेंट है। इनकरेजमेंट और रीअश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनजाइटी भी होती है उस वक्त। इंटरवेंशंस कर इस फेज़ के दौरान इंटरवेंशंस जो है वो अवॉइड करनी होती हैं अनलेस कोई आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है, सिंपल एनाल्जेसिक्स हमने प्रेफर करने होते हैं ओवर द नाइट्रस ऑक्साइड गैस एंड एपिड्यूरल, यानी पेन के लिए हम पैरासीटामोल ही प्रेफर करते हैं बनस्बत नाइट्रस ऑक्साइड या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के। तो हम सिंपल एनाल्जेसिक ही देंगे। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने पीने पर, ऑल्दो लाइटर फूड, क्लियर फ्लूइड्स वो टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें नोशिया वगैरह होता है तो या जनरल एनेस्थीसिया आगे देना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्लियर फ्लूइड और इजीली डाइजेस्टेबल लाइट फूड उसको कहेंगे कि वो ले। वेजाइनल एग्जामिनेशन हर 4 घंटे पे परफॉर्म की जाएगी जब एक्टिव फेज़ रीच हो जाए, यानी जब तकरीबन 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाती है और फुल इफेसमेंट, तो फिर जाहिर सी बात है एक्टिव फेज़ स्टार्ट होगा। तो उसके बाद फिर हमने एवरी 4 आवर्स जो है वो वेजाइनल एग्जामिनेशन करनी है, यानी करेंगे ताकि कंफर्म हो कि एक्टिव फेज़ स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो लेटेंट फेज़ में ही हम ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं। फिर ये लेटेंट फेज़ के बाद इसने बताई है एक्टिव फेज़ की मैनेजमेंट। एक्टिव फेज़ में इसमें कह रहा है कि उसके बाद जो है टाइमिंग जो है ना एग्जामिनेशन की, वो मिडवाइफ डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विद द वुमेन। ठीक है, तो मिडवाइफ जो है वो टाइमिंग डिसाइड करेगी एग्जामिनेशन की। 4 आवरली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि हर 4 घंटे पे एग्जामिनेशन की जाए, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाई भी जा सकती है अगर मिडवाइफ थिंक कर रही है कि उसका लेबर प्रोग्रेस स्लो है या बहुत ज़्यादा फास्ट है या फिर कोई फीटल कंसर्न है। तो हर 4 घंटे पे तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो मिडवाइफ डिसाइड कर सकती है उस हिसाब से। ठीक है, लोअर लिमिट नॉर्मल प्रोग्रेस की है 1 सेंटीमीटर डायलेशन एवरी 2 आवर वंस द एक्टिव फेज हैज़ बीन रीच। हमने क्या कहा था कि स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर हम कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, जब जो है 2 घंटे हो गए और 1 सेंटीमीटर से भी कम डायलेशन हुई है। ठीक है, डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट थ्रू द पेल्विस इज अनदर क्रूशल कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेस एंड शुड बी रिकॉर्डेड एट ईच वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो एक तो हम सर्विक्स की डायलेशन भी देख रहे हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन पे, दूसरा हम जो है वो डिसेंट ऑफ द फीटस भी देख रहे हैं कि उसका प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विस से डिसेंट हुआ है, नीचे आया है। फुल डायलेशन रीच हो सकती है लेकिन डिसेंट इनएडिक्वेट होगा, तो उसमें फिर मतलब डायलेशन तो ये 10 सेंटीमीटर, लेकिन बेबी हेड नीचे नहीं आया, डिसेंट नहीं हुआ, तो उसमें फिर वेजाइनल डिलीवरी कंसीडर नहीं हो सकती। फिर आगे है मेम्ब्रेन्स का इसने रोल बताया है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट होती हैं पहले स्टेज के दौरान। पहला स्टेज क्या था, कॉन्ट्रैक्शन से लेके जो है वो फुल डायलेशन तक, तो उस दौरान मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होंगी, इंटैक्ट होंगी, या फिर वो स्पॉन्टेनियसली भी रप्चर हो सकती हैं या फिर आर्टिफिशियली भी उनको रप्चर किया जा सकता है। जनरली स्पीकिंग अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो उसको रप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेबर सेटिस्फैक्ट्रीली खुद ही प्रोग्रेस कर रहा है, सही जा रहा है, तो हम उसको खुद रप्चर नहीं करेंगे मेम्ब्रेन्स को। ठीक है, देन मैटरनल और फीटल ऑब्जर्वेशन का बता रहा है कि ये हमने जैसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन किया उसी तरह हमने ऑब्जर्वेशन करनी है और पार्टोग्राम पे रिकॉर्ड करते जाना है। वुमेन को 1-to-1 केयर देनी है, यानी डेडिकेटेड मिडवाइफ होगी उसके लिए अलग, और उसको अकेला नहीं छोड़ना किसी भी पॉइंट पे। वंस लेबर इस्टेब्लिश एक बार हो जाता है तो वुमेन को अकेला नहीं छोड़ना, मिडवाइफ होगी उसके साथ। They should be able to choose birth partner themselves and should be able to adopt whatever position they find most comfortable। ठीक है, उसके साथ कौन हो वो खुद सिलेक्ट करेगी वुमेन ड्यूरिंग डिलीवरी, और मोस्ट नेचुरल और कंफर्टेबल पोजीशन जो उसके लिए है वो भी वो चूज़ कर सकती है। मोबिलिटी लेबर के दौरान इनक्रेज की जाती है कि फीमेल जो है वो मोबाइल हो, यानी खड़ी हो, वॉक करे, लीन करे, तो ताकि ग्रेविटी की मदद से भी बेबी डिसेंट हो और कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट हो। तो मोबिलिटी जो है वो इनक्रेज की जाती है वुमेन की। अनफॉर्चुनेटली बहुत सी वुमेन जो है वो अडॉप्ट करती हैं सुपाइन पोजीशन, यानी वो लाई डाउन लेटी हुई होती हैं, स्पेशली अगर उनको कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की जाती है, तो उसमें क्योंकि अटैच किया जाता है वो, तो उनको लेटाना होता है, तो उसमें वो इतनी मोबाइल नहीं होती। वुमेन पी सकती है, ड्रिंक कर सकती है एस्टेब्लिश लेबर के दौरान,
और वो जो डिहाइड्रेट हो जाती हैं तो उनको फिर हमें आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं ताकि कीटोसिस ना हो, ठीक है। कीटोसिस से प्रिवेंट करने के लिए फिर हम उनको आईवी फ्लूइड्स भी देते हैं, क्योंकि अगर कीटोसिस हो गई तो उसकी कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो इम्पेयर होंगी। लाइट डाइट एक्सेप्टेबल है इफ़ देयर इज़ नो ऑब्वियस रिस्क फैक्टर फॉर नीडिंग अ जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको लाइट डाइट भी दे सकते हैं। वुमेन इफ़ द वुमेन हैज़ नॉट हैड पैथिडीन और डायमॉर्फिन फॉर पेन रिलीफ विच कैन कॉज वॉमिटिंग। यानी लाइट डाइट अगर जनरल एनेस्थीसिया नहीं यूज़ करना आगे तो हम लाइट डाइट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर उसने पेन के लिए ओपियोइड्स यूज़ नहीं किए, पैथिडीन या डायमॉर्फिन, तो क्योंकि अगर ये यूज़ किए होंगे तो नोशिया वॉमिटिंग हो सकता है, तो इसलिए मतलब अगर उसने ये ड्रग्स यूज़ किए हैं पैथिडीन या डायमॉर्फिन, ओपियोइड पेन उसको हमने दिया है पेन रिलीफ के लिए, तो उसमें भी लाइट डाइट जो है वो नहीं देनी। शेविंग एंड एनेमास आर अननेसेसरी and antacid need only to be given to women with a risk factor for complication or to those who have had opioid analgesia, ठीक है। पेरिनियल शेविंग और एनेमास नहीं चाहिए देने होते, टिपिकली नीडेड नहीं होते। एंटासिड देने होते हैं जब एस्पायरेशन का रिस्क होता है या फिर अगर हमने ओपियोइड पेन रिलीफ दिया है तो क्योंकि उसमें स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग उसका साइड इफ़ेक्ट है ओपियोइड का, तो ऐसे केस में फिर हम उसको एंटासिड्स देते हैं। वैरायटी ऑफ मेथड हैं पेन रिलीफ के अवेलेबल, डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ बर्थ पे, और ये सारा हम जो है पेन रिलीफ इन लेबर वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब आगे से इसने बताया है एक्टिव मैनेजमेंट जो है ना लेबर के दौरान, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर was collection of intervention that was routinely recommended to nulliparous women to maximize the chances of normal birth। यानी ये एक हिस्टोरिकल प्रोटोकॉल डिज़ाइन था ताकि ड्यूरेशन ऑफ लेबर को कम किया जाए और सिजेरियन सेक्शन को भी कम किया जाए, पार्टिकुलरली फ़र्स्ट टाइम जो मदर बनी है नल्लीपेरस वुमेन में, तो उनमें एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर की जाती थी। अब इसमें था क्या एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर में, इसमें 1-to-1 मिडवाइफरी केयर थी, एक मिडवाइफ एक वुमेन के लिए, हर 2 घंटे पे वेजाइनल एग्जामिनेशन, अर्ली हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, और ऑक्सीटॉक्सिन ऑगमेंटेशन की जाती थी। अगर जो है 2 आवर्स से बिहाइंड उसकी प्रोग्रेस रह जाती है, हर 2 घंटे पे नहीं हो रहा डायलेट, तो फिर हमने डायलेशन नहीं हो रही तो फिर हम उसको ऑक्सीटॉक्सिन देते थे। अ वेराइटी ऑफ स्टडीज़ फेल टू शो एनी ऑब्वियस बेनिफिट। इससे इतना फ़ायदा नहीं हुआ एक्टिव मैनेजमेंट से, सिवाय ये कि 1-to-1 केयर एक फ़ायदा देती है, ओनली कंपोनेंट जो कि आज भी रिकमेंड किया जाता है सारी वुमेन के लिए जो कि नॉर्मल लेबर में होती हैं, कि उनको एक मिडवाइफ एक ही वुमेन को देखेगी, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज। यहाँ पर हमने सारी जो है ये फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट कंप्लीट की। समरी में आपको बताऊँ, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की मैनेजमेंट में हमने अभी तक ये पढ़ा कि फर्स्ट स्टेज होता ही है जब ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, तब से लेके जब फुल सर्वाइकल डायलेशन हो, ठीक है। तो उसमें हमने फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वुमेन और बेबी को देनी है। तो उसमें एक तो हमने डिस्कस किया कंटिन्यूस सपोर्ट, फिर हमने कहा कि हमने मॉनिटरिंग करनी है, मैटरनल और फीटल वेलबिंग चेक करनी है। पार्टोग्राम हम यूज़ कर रहे होते हैं लेबर प्रोग्रेस के लिए, जिसमें अलर्ट लाइन, एक्शन लाइन थी, हर घंटे पर 1 सेंटीमीटर डायलेट होना चाहिए। वेजाइनल एग्जामिनेशन हर 4 घंटे पे करनी है, ठीक है, ताकि एक्टिव फेज़ को आइडेंटिफाई किया जाए। इसके अलावा हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का रोल हमने कहा कि अच्छा कंटिन्यूस सपोर्ट में इसमें हमने कहा एक मिडवाइफ ही इसको केयर, एक वुमेन को केयर प्रोवाइड करेगी और बर्थ पार्टनर भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस वगैरह अगर हों तो उसके लिए ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थेटिक वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। फीटल वेलबींग और मदर के भी वाइटल साइंस हमने नोट करने हैं, फीटस का हार्ट रेट, पार्टोग्राम देख लिया, वेजाइनल एग्जामिनेशन की ताकि एक्टिव फेज़ को आइडेंटिफाई किया जाए। और अब जो है हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन, यानी थोड़ी लाइट डाइट भी ले सकती है। हाइड्रेशन ज़रूरी है क्योंकि कीटोसिस ना हो जाए, कीटोसिस होगी तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इम्पेयर होंगी। फिर हमने आईवी फ्लूइड में भी कहा हम डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए आईवी में भी दे सकते हैं फ्लूइड्स। अगर जनरल एनेस्थीसिया देना है या सर्टेन पेन मेडिकेशंस जिससे वॉमिटिंग हो तो उसमें फिर डाइट हमने नहीं देनी, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। मोबिलिटी और पोजीशनिंग कैसी होगी, वुमेन को मोबाइल होना है लोअर लेबर के दौरान, अपराइट अगर होगी तो उससे और ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस होगी लेबर की, तो वो कंफर्टेबल पोजीशन खुद भी अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं ना कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, तो उसमें तो ऑब्वियसली वो लेटी भी होती है, उसमें मोबिलिटी नहीं हो सकती, सुपाइन नहीं होगी। पेन रिलीफ के लिए हमने कहा कि फ़र्स्ट स्टेज में जो है वो वुमेन को जो वो चाहती है वो वाला अप्रोप्रिएट पेन रिलीफ दे सकते हैं। वेराइटी ऑफ मेथड अवेलेबल है, लेकिन हम सिंपल एनाल्जेसिक ही लेटेंट फेज़ में प्रेफर करते हैं बनस्पत नाइट्रस ऑक्साइड या एपीड्यूरल के। मेम्ब्रेन्स की बात करें तो इंटेक्ट मेम्ब्रेन अगर हैं तो लेबर अगर खुद ही सही से प्रोग्रेस कर रहा है तो हमने उसको रप्चर नहीं करना।
अननेसेसरी इंटरवेंशंस की ज़रूरत नहीं है। शेविंग एंड एनेमास एंटासिड हम दे सकते हैं अगर हमने ओपियोइड दिया है, या फिर अगर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है तो हम एंटासिड दे सकते हैं। फिर उसमें भी जो है फर्स्ट स्टेज में दो होते हैं ना, लेटेंट फेज़ और एक्टिव फेज़। लेटेंट फेज़ था जब 4 सेंटीमीटर तक डायलेशन हो, फिर आगे एक्टिव फेज़ होता है 10 तक। तो लेटेंट फेज़ के लिए स्पेसिफिक ये इसने बताया कि उस टाइम पे उसको मोबिलाइज होना है वुमेन को, और उसको जो है हमने लेबर सूट से दूर ही रखना है, ठीक है। अगर बेशक वो घर भी जा सकती है जब तक उसको फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन हो, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो, फिर वो वापस आ जाए जब फ्रीक्वेंट और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक है। तो लेटेंट फेज़ में ये इसने बताया। फिर इसने बताया कि उसमें इंकरेजमेंट, रीअश्योरेंस ज़रूरी है। इंटरवेंशन हम नहीं करेंगे जब तक कोई रिस्क फैक्टर नहीं। फिर लेटेंट के बाद एक्टिव का इसने बताया जब 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाए तो फिर जो है एक्टिव फेज़ नहीं, एक्टिव मैनेजमेंट का इसने लास्ट में रोल बताया कि हिस्टोरिकल एक है, एक्टिव मैनेजमेंट की जाती थी लेबर की, एक हिस्टोरिकल अप्रोच है जिसमें जो नली पेरेंट्स वुमेन होती थी तो उनमें नॉर्मल बर्थ के चांसेस को बढ़ाने के लिए 1-to-1 मिडवाइफरी केयर होता था। हर 2 घंटे पे वेजाइनल एग्जामिनेशन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन की जाती थी। लेकिन ये अब जो है इतना इसमें से फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ जो रह गई है जो आज भी यूज़ होती है वो है 1-to-1 मिडवाइफरी केयर, ठीक है। अब चलते हैं मैनेजमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होता है कि सेकेंड स्टेज को पुशिंग स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जब फुल डायलेट से हो गया सर्विक्स, फुल डायलेशन से लेकर डिलीवरी ऑफ द बेबी तक, ठीक है। तो इसमें अर्ज टू पुश होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, बेबी डिसेंड करेगा, क्राउनिंग, रोटेट करेगा, पुशिंग एफर्ट्स वगैरह। तो अब सेकंड स्टेज के दौरान हमने किस तरह से मैनेज करना है, उसमें कह रहा है अगर लेबर नॉर्मल ही चल रहा है तो फर्स्ट साइन जो होता है ना कि सेकंड स्टेज शुरू हो गया है वो है कि अर्ज टू पुश एक्सपीरियंस बाय मदर को यानी पुश करने की अर्ज होगी कि वो पुश करे। फुल डायलेशन सर्विक्स की हम कैसे कंफर्म करेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन से। अगर हमें हेड विजिबल नहीं है तो हम एग्जामिनेशन करके फुल डायलेशन चेक करेंगे हुई है सर्विक्स की। वुमेन विल गेट एन एक्सप्लोसिव रिफ्लेक्स विद ईच कॉन्ट्रैक्शन एंड विल जनरली टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट एंड स्ट्रेन डाउन द वेल्सेल्वा मैन्योवर। यानी जैसे उसकी हर कॉन्ट्रैक्शन पे मदर को जो है ना एक एक्सप्लोसिव किस्म का रिफ्लेक्स जो है वो फील होगा कि जिसमें वो गहरा सांस लेगी, उसको होल्ड करके और स्ट्रेन डाउन करेगी, यानी वेल्सेल्वा मैन्योवर करेगी और पुश करने की कोशिश करेगी। तो ये सेकंड स्टेज होता है, ठीक है, जिसमें पुशिंग कर रही होती है वो। तो उसको वुमेन को जो है हमने गाइड करना है जो उसको अर्ज है टू पुश उसके बारे में। हावेवर मिडवाइफ का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू प्ले, कि वो उसको एडवाइस देती है, सपोर्ट करती है, रीअश्योरेंस देती है अगर प्रोग्रेस पुअर है, ठीक है। वुमेन शुड बी डिस्करेज फ्रॉम लाइंग सुपाइन, इसमें हमने उसको सीधा लेटाना नहीं है या सेमी सुपाइन भी नहीं लेटाना, उसको कोई और पोजीशन अडॉप्ट करनी होगी जिसमें वो कंफर्टेबल हो। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में अगर वो लेटती है या स्क्वेटिंग पोजीशन में, और R4 यानी नीलिंग पोजीशन जो होती है, नीलिंग ऑन बेड, हाथ और घुटने दोनों जो है बेड पर होते हैं, तो ये पोजीशन जो है फिर भी बेटर है। वैसे सुपाइन या सेमी सुपाइन इनको जो है डिस्करेज करना है। बाकी अगर वो लेफ़्ट लेटरल लेटे या स्क्वेटिंग पोजीशन, R4 पोजीशन, तो ये इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है। मैटरनल और फीटल सर्विलेंस इंटेंसिफाई करेगी इंटेंसिफाई होगी इन द सेकेंड स्टेज एज डिस्क्राइब प्रीवियसली। Development of fetal acidemia may accelerate and maternal exhaustion and ketosis increase in line with the duration of active pushing, ठीक है। इसने कहा कि क्योंकि सेकंड स्टेज जो है फिज़िकली डिमांडिंग है और बेबी के लिए भी स्ट्रेसफुल है, तो मदर के वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है और बेबी के हार्ट रेट को हमने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और विजिलेंटली करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि फीटल एसिडीमिया अगर होती है तो उससे जो है, यानी अगर प्रोलॉन्ग पुशिंग मदर कर रही है उससे बेबी को फीटल एसिडीमिया अगर हो जाता है, एसिड ब्लड में ज़्यादा हो गया है ऑक्सीजन कम होने की वजह से, तो उससे मदर भी टायर्ड हो जाएगी और उसको भी कीटोसिस हो जाएगी, ठीक है। मदर को भी कीटोसिस हो सकती है क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है रीजनल एनाल्जेसिया का यूज़, जैसे एपिड्यूरल या स्पाइनल अगर हम यूज़ करते हैं तो वो इंटरफेयर करेगा विद अ नॉर्मल अर्ज टू पुश। जो मदर को नॉर्मल सेकंड स्टेज में अर्ज हो रही है टू पुश, उसके साथ ही एपिड्यूरल या स्पाइनल इंटरफेयर करते हैं। और सेकंड स्टेज जो होता है ना वो डायग्नोज होता है रूटीन स्केड्यूल्ड वेजाइनल एग्जामिनेशन पे।
यानी जो एपिड्यूरल हैं ये लोअर बॉडी को नम करते हैं, तो उससे जो है ना डिमिनिश हो जाएगी या कम्प्लीटली नेचुरल अर्ज टू पुश ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ऐसे केस में मिडवाइफ जो है ना उसने कंफर्म करना होता है फुल डायलेशन हुई है ड्यूरिंग अ रूटीन रादर दैन वेटिंग फॉर पुशिंग अर्ज। यानी वो चेक करेगी रूटीन में कि फुल डायलेशन हुई है, वे वेट नहीं करेगी पुशिंग अर्ज के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर हमने रीजनल एनाल्जेसिया दिया है तो उससे वो पुशिंग अर्ज ख़त्म भी हो सकती है। तो उसने चेक करना है डायलेशन हुई है। और पुशिंग जो है इसके अलावा कह रहा है कि अगर जब हम एपिड्यूरल देते हैं और एक्टिव पुशिंग जो है ना वो डिले भी हो जाती है, जो ये पैसिव सेकंड स्टेज होता है एक्चुअली। इसके दौरान जो पैसिव सेकंड स्टेज है बेबी को ज़्यादा टाइम मिलेगा नीचे आने के लिए, डिसेंड होने के लिए नेचुरली विदाउट एक्टिव मैटरनल एफर्ट। मदर को पुश भी नहीं करना पड़ा, उससे नीचे आएगा। ये पैसिव स्टेज में होता है, तो उससे फिर मदर की एनर्जी भी बचेगी और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की नीड भी कम होगी। लेकिन कह रहा है कि हाउ एवर इन ऑल केसेस बेबी शुड बी डिलीवर विद इन द 4 आवर ऑफ रीचिंग द फुल डायलेशन। जब फुल डायलेशन हो गई है 10 सेंटीमीटर जितनी, रिगार्डलेस हमने एपिड्यूरल यूज़ किया है या पैरिटी किया है, हमने 4 घंटों के ही अंदर डिलीवर करना है फुल डायलेशन के बाद, ठीक है। या तो फिर हम मेडिकल इंटरवेंशन करें इंस्ट्रूमेंटल या सी सेक्शन, लेकिन हमने 4 आवर्स के अंदर करना होता है आफ्टर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। फिर अगले पैराग्राफ में इसने डिसेंट एंड डिलीवरी ऑफ हेड का एक्सप्लेन किया है। इसमें बताना है कि डिसेंट ऑफ हेड जो है वो हम पेरिनियम को देख के ही जज करते हैं, ठीक है। और पेरिनियम को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें जो है बेबी का हेड नीचे आया है या नहीं। पहले तो हमें स्लाइड सा एक जनरल बल्ज भी मिल सकता है, जैसे मतलब वुमेन बियर डाउन करती है जो अर्ली सेकंड स्टेज होता है, तो पुशिंग की वजह से थोड़ा सा नीचे एक बल्ज बनता है पेरिनियम पे। जैसे ही हेड नीचे आएगा, डिसेंड करेगा फर्दर, तो वो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच करेगा और एनएस भी डायलेट होगा। तो फिर जो है पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस के साथ और पुशिंग के साथ क्या होगा कि बेबी का हेड हमें वेजाइनल ओपनिंग पे नज़र आएगा, उसकी ग्लिम्स हमें मिलेगी। कॉन्ट्रैक्शंस के दरमियान जो इलास्टिक टोन है पेरिनियल मसल्स का, वो हेड को थोड़ा सा अंदर वापस पुश करता है, ठीक है, क्योंकि मसल्स की भी अपनी टोन होती है। तो पेल्विक कैविटी में कॉन्ट्रैक्शन के बीच में थोड़ा सा हेड वापस भी जा सकता है। पेरिनियल बॉडी एंड वल्वा भी ज़्यादा स्ट्रेच होंगे अनटिल इवेंचुअली हेड जो है वो इतना लो आ जाए टू पास फॉरवर्ड अंडर द सुप्राप्यूबिक हार्ट। यानी पेरिनियम पर कंटिन्यूस प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है पेरिनियम और वल्वा, तो वो थिन होंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, जिससे फिर बेबी का हेड जो है इवेंचुअली प्यूबिक बोन के नीचे आ जाएगा। आगे कह रहा है कि क्राउनिंग जो है ना ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, जहाँ पर वाइडेस्ट पार्ट बेबी के हेड का विजिबल हो तो उसको हम क्राउनिंग कहते हैं, और वो हमें वेजाइनल ओपनिंग पे विजिबल होगा आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन एंड। कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हुई तो वहाँ पर हमें बेबी का वाइडेस्ट पार्ट हेड जो है वो नज़र आए, तो उसको हम क्राउनिंग कहते हैं। अब जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको अब वापस पीछे नहीं ले जाएंगे। वैसे हमने देखा ना थोड़ा हेड वापस पीछे जाता है हर कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, तो जब क्राउनिंग होगी तो उसमें रिसीड नहीं करेगा, हेड वापस नहीं जाएगा, तो उसका वाइडेस्ट पार्ट क्योंकि बाहर आ गया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसने पेल्विक फ्लोर को बेबी के हेड ने पास कर लिया है और अब जो है डिलीवरी इमिनेंट है, बर्थ वेरी क्लोज है। Vaginal and perineal tears are common consequence of vaginal birth, particularly during first delivery, क्योंकि नली पेरिस में tears ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। हैंड्स ऑन अप्रोच हैज़ बीन वेरी पॉपुलर, ठीक है, एक अप्रोच है हैंड्स ऑन। As the crowning occurs, hands of the accoucher are used to flex the fetal head and guard the perineum. यानी जो बर्थ अटेंडेंट है उसका जो हैंड्स हैं वो अपने हैंड्स से बेबी के हेड को कंट्रोल करेगा क्राउनिंग के दौरान, ताकि स्लो और कंट्रोल डिलीवरी हो। और उसने फीटल हेड को थोड़ा सा फ्लेक्स करना है, यानी ताकि बेबी की चिन जो है उसकी चेस्ट के साथ हो, उसका फ्लेक्स करके, वो एक्वाशर बर्थ अटेंडेंट को कहते हैं, उसने जो है इस तरह फ्लेक्स करके होल्ड करना होता है क्राउनिंग के दौरान, ताकि वो स्लोली खुद ही जो है कंट्रोल डिलीवरी इनकरेज हो। बिलीव is that controlling the speed of delivery of the fetal head will limit the maternal soft tissue damage। अगर स्लोली उसको खुद ही नेचुरली बाहर आने देंगे तो उससे जो है मैटरनल टिश्यू डैमेज कम होगा। However, there is little evidence to support this practice over alternative hands off approach। तो वैसे ये हैंड्स ऑन अप्रोच थी जिसमें अटेंडेंट उसको होल्ड करेगा बेबी को क्राउनिंग के दौरान और स्लोली उसको आने देगा, लेकिन हैंड्स ऑफ अप्रोच जो है उसमें जो है टच नहीं करना, बेबी बर्थ अटेंडेंट जो है वो प्राइमरीली सिर्फ ऑब्जर्व करेगी और वुमेन को सपोर्ट करेगी, हेड को डायरेक्टली मैनिपुलेशन नहीं करेगी। वंस द हेड इज़ क्राउंड, वुमेन शुड बी डिस्करेज फ्रॉम बियरिंग डाउन बाय टेलिंग हर टू टेक रैपिड शैलो ब्रेथ पेंटिंग। यानी जब क्राउनिंग हो जाती है तो उसमें फिर स्लो और मोर कंट्रोल बर्थ हो हेड की, और
टीयरिंग कम हो तो उसके लिए हमने वुमेन को कहना है कि वो एक्टिव पुशिंग करना बंद ना करे, इंस्टेड वो पेंटिंग करेगी, यानी स्लो और रैपिड और शैलो ब्रीदिंग करे, पेंटिंग करे ताकि क्राउनिंग के बाद, ताकि जो है वो स्लो और मोर कंट्रोल्ड बर्थ हो हेड की, ठीक है, और टीयरिंग कम हो, तो उसके लिए पेंटिंग का कहा जाता है। आगे इसने एपिजियोटमी का बताया है, जो हम सर्जिकल कट देते हैं सिजर्स की मदद से, तो उससे वेजाइनल फॉर्सेट एक्सटेंड होगा, मीडियोलेटरल डायरेक्शन में देना होता है, यूजुअली राइट साइड पे, थ्रू द पेरिनियम एंड इनकॉर्पोरेटिंग द लोअर वेजाइनल वॉल। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल बर्थ, वेंटोस या फोर्सेप्स में भी जो है, इंस्ट्रूमेंटल में भी हम एपिजियोटमी देते हैं, ताकि जो है डिलीवरी का प्रोसेस हेस्टन हो। इफ़ देयर इज़ सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज़, यानी अगर फीटल ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है तो उसमें फिर हम ये एपिजियोटमी करेंगे ताकि जल्दी फिर डिलीवरी हो। ये बर्थ को तो सिर्फ जो है वो डिलीवर मतलब एक्सेलरेट करेगा, जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। इफ़ हेड हैज़ पास थ्रू द पेल्विक फ्लोर, सो शुड नॉट बी परफॉर्म टू अर्ली, यानी जब हेड जो है फीटस का वो पेल्विक फ्लोर से नीचे आ जाता है तभी एपिजियोटमी की जाती है, पहले नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी। इससे सीवियर पेरिनियल जो इंजरी है वो प्रिवेंट नहीं होती, एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व करने वाली सीवियर इंजरीज़ वो इससे प्रिवेंट नहीं होती। और एपिजियोटमी का रूटीन में यूज़ नॉर्मल लेबर में कुछ टाइम पहले अबंडन किया गया था, कि इसको रूटीन में नहीं किया जाता था। इफ़ेक्टिव एनाल्जेसिया रिक्वायर्ड होता है, अगर यानी हमने वुमेन को इफ़ेक्टिव पेन रिलीफ नहीं दिया तो हम उसको लोकल एनेस्थेटिक दे के फिर जो है वो एपिजियोटमी करेंगे, क्योंकि सर्जिकल इंसिजन है तो इसमें पेन रिलीफ ज़रूरी है, वहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करेंगे। देन अगला सेकंड स्टेज में ही आता है डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। एक बार जब फीटल हेड बॉर्न हो गया, बाहर आ गया, तो फिर हमने देखना है कि वेदर कॉर्ड जो है उसके नेक के अराउंड टाई तो नहीं हुई, नकल कॉर्ड, ठीक है, बेबी के नेक के अराउंड तो नहीं टाई हुआ हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड, तो क्योंकि उससे फिर बॉडी की डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो सकती है। अगर ऐसा केस है और कॉर्ड वहाँ पे उसमें टाई हुई भी है तो फिर हमने कॉर्ड को क्लैम्प करना है और डिवाइड करना है बिफोर द डिलीवरी ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसको पहले फिर हम टाई करेंगे, क्लैम्प करेंगे, कॉर्ड को डिवाइड कर देना है, कट करेंगे, फिर हम शोल्डर और बॉडी को डिलीवर करेंगे अगर वो गले में फंसा हुआ है तो। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के साथ इसमें रेस्टिट्यूशन होती है, जो हमने पढ़ा था लेबर में, और एक्सटर्नल रोटेशन होती है हेड की, और फिर जो है शोल्डर से डिलीवर होते हैं, ठीक है। शोल्डर्स की डिलीवरी को एड करने के लिए हम थोड़ी सी जेंटल ट्रैक्शन देते हैं हेड को डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, जब तक एंटीरियर शोल्डर जो है ना अपीयर हो बेनिथ प्यूबिस, क्योंकि प्यूबिस के नीचे अगर वो फंसा हुआ है एंटीरियर वाला शोल्डर, तो इसलिए हम थोड़ी सी ट्रैक्शन देंगे, हेड को थोड़ा सा नीचे करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन अगर पोस्टीरियर शोल्डर को निकालना है, वो पेरिनियम के नीचे अगर है, तो उसके लिए फिर हेड को ऊपर की तरफ थोड़ा सा ग्रेजुअली लिफ्ट करेंगे और अपवर्ड बॉडी को जो है ना थोड़ा सा करेंगे, ताकि बॉडी और लेग्स उसकी डिलीवर हो। अगर इन्फेंट बड़ा है, लार्ज है और ट्रैक्शन की ज़रूरत है बॉडी को डिलीवर करने के लिए, तो वो ट्रैक्शन सिर्फ हम शोल्डर्स पे अप्लाई करते हैं, याद रखिए हेड पर नहीं करेंगे, क्योंकि नर्व्स हैं, नेक है, इंजर हो सकता है, तो हम शोल्डर्स पे ही ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे अगर लार्ज बेबी है। शोल्डर डिस्ट्रोशिया होता है जब शोल्डर की डिलीवरी में डिफ़िकल्टी आ जाए, ये डिटेल में हम जो है ना चैप्टर नंबर 14 में ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसीज़ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है इमीडिएट केयर ऑफ़ द न्यूनेट की केयर, जैसे वो बॉर्न हुआ, वेलबींग के लिए और बॉन्डिंग के लिए। जैसे बेबी बॉर्न होता है तो उसको जो है बिटवीन द मदर लेग जो है वो लाई करेगा, या फिर हम उसको मैटरनल एब्डोमेन पे रखते हैं, ठीक है, ताकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, वार्मथ प्रोवाइड हो और बॉन्डिंग प्रमोट हो। तो बेबी जो है वो अपना फर्स्ट ब्रेथ जो है वो सेकंड्स में ही लेता है, ठीक है, जैसे बॉर्न हुआ तो लंग्स की ट्रांजिशन होती है फ्लूइड फिल्ड एनवायरनमेंट से एयर की तरफ, तो इसलिए वो ब्रीदिंग करता है। There is no need for immediate clamping of cord, and indeed 80 ml of blood will be transferred from the placenta to baby before the cord pulsation cease, reducing the chance of later neonatal anemia and iron deficiency. यानी इसमें बता रहा है कि हम डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग करते हैं। जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ तो हमने अम्बिलाइकल कॉर्ड को इमीडिएटली क्लैम्प नहीं करना होता, थोड़ा सा हमने वेट करना होता है जब तक कि उसकी पल्सेशंस स्टॉप हों, तकरीबन 1 मिनट होता है या उससे ज़्यादा, ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो बेबी को ट्रांसफ़र हो जाए, तो उससे आगे जाके उसको नियोनेटल एनीमिया नहीं होगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसके बेबी के हेड को जो हमने जो है वो डिपेंडेंट रखना होता है, यानी थोड़ा लोअर रखना होता है, ताकि ग्रेविटी से कोई भी अगर म्यूकस है या एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसके एयरवेज में वो ड्रेन हो जाए,
रूटीन सक्शनिंग माउथ और थ्रोट की अवॉइड की जाती है अनलेस कि कोई क्लियर नीड हो, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या डिस्ट्रेस में है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो ही हम सक्शन करते हैं, क्योंकि उससे फिर वरना ब्रेडिकार्डिया जो है वो स्टिमुलेट हो सकता है, पोटेंशिएट हो सकता है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसलिए हम सक्शनिंग नहीं करेंगे, बस उसको ग्रेविटी डिपेंडेंट पोजीशन में रखेंगे ताकि ग्रेविटी से ड्रेन हो। क्लैंपिंग और कटिंग ऑफ कॉर्ड के बाद बेबी का हमने एपकार स्कोर कैलकुलेट करना है एट 1 मिनट ऑफ एज, यानी अभी वो बॉर्न हुआ है उसके 1 मिनट में हमने एपकार स्कोर करना है और फिर उसको 5 मिनट्स पर हमने रिपीट करना है। एपकार स्कोर में अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन आ जाते हैं। तो 1 मिनट पे भी करना है, फिर 5 मिनट पे करेंगे। इमीडिएट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मदर और बेबी का जो है वो बॉन्डिंग को हेल्प करेगा, उससे फर्दर ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इनकरेज होंगी, ठीक है, और उससे फिर यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी नहीं होगी, प्रिवेंट होगी। उसके बाद बेबी को इमीडिएटली ड्राई करना है और कवर करना है वार्म ब्लैंकेट या टॉवल में, ताकि कॉन्टैक्ट भी मेंटेन रखना है, ठीक है, उसका इवेपोरेशन से उसका हीट लॉस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए बेबी को हमने ड्राई करना है वार्म ब्लैंकेट की मदद से, और अभी वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के साथ ही होगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी पहले ही घंटे में जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की जाएगी। ऑफन ड्यूरिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज़ इनकरेज, क्योंकि उससे फिर बॉन्डिंग और ज़्यादा इनकरेज होती है। प्रोवाइड द बेबी विद कोलोस्ट्रम, जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्दर जो है उससे फिर ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होगा। रूटीन फिजिकल मेजरमेंट्स आर टिपिकली डन आफ्टर इट्स इनिशियल आवर ऑफ बॉन्डिंग एंड फीडिंग, ठीक है। इस बॉन्डिंग और फीडिंग जो है कोलोस्ट्रम भी दे दिया, उसके बाद जो है उसकी रूटीन फिजिकल मेजरमेंट्स की जाएंगी, जो इनिशियल घंटा है फर्स्ट वाला, उसके बाद तो 1 आवर के अंदर जो है फीडिंग स्टार्ट करनी होती है। बिफोर बेबी लीव्स द डिलीवरी रूम सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हमने कंप्लीट करने हैं। एक तो विटामिन के देते हैं, विटामिन के का डोज इंजेक्शन हम देते हैं ताकि इसकी डेफिशिएंसी ना हो, सीरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो न्यूबॉर्न्स में। पेरेंटल कंसेंट इसमें चाहिए होता है। जनरल एग्जामिनेशन करेंगे ताकि कोई बर्थ इंजरी या एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और इसके अलावा रिस्ट या एंकल बैंड जिससे फिर इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई हो, वो उसको हमने अटैच करना होता है ताकि मिक्सअप ना हो जाए बेबीज़ का। अब जो है थर्ड स्टेज स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले अब मैं समराइज़ करती हूँ मैनेजमेंट सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की। इसमें सबसे पहले तो हमने कंफर्म किया सेकंड स्टेज का, जब फर्स्ट साइन यही होता है कि मदर अर्ज टू पुश, फुल सर्वाइकल डायलेशन जो है वो फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन से फिर कंफर्म करनी होती है अगर हमें हेड विजिबल नहीं है, ठीक है। फिर हमने कहा कि वुमेन को एक अपना एक्सपल्सिव रिफ्लेक्स होगा नेचुरली, और वो वेलसेल्वा मैन्यूवर करेगी, ब्रेथ होल्ड करेगी, स्ट्रेन करेगी। मिडवाइफ जो है वो गाइड कर रही होगी पुशिंग के बारे में ऑन द वुमेन अर्ज, उसको सपोर्ट करेगी, एडवाइस देगी, स्पेशली अगर प्रोग्रेस स्लो है। फिर हमने कहा कि उसमें पोजीशन बहुत ज़रूरी होती है, मदर ने सुपाइन या सेमी सुपाइन नहीं करना, लेटना लेफ़्ट लेटरल या स्क्वाटिंग या ऑल 4 पोजीशन से सही है। मैटरनल और फीटल सर्वेलेंस हमने और ज़्यादा करनी है सही से, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा है इस स्टेज पे, और अगर एक्टिव पुशिंग प्रोलॉन्ग हो जाती है तो उससे फीटल एसिडोसिस हो सकती है। पुशिंग अगर ज़्यादा टाइम तक रही तो फीटल एसिडोसिस, मदर भी थक सकती है, एग्जॉस्ट हो जाएगी, फीटोसिस हो सकती है। तो सेकंड स्टेज जो है ना तकरीबन 4 घंटों का होना चाहिए। फुल डायलेशन के बाद 4 घंटों में ही सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाना चाहिए, बेबी डिलीवर हो जाना चाहिए फुल डायलेशन के बाद, रिगार्डलेस ऑफ अदर फैक्टर। फिर हमने इसमें एपिड्यूरल का रोल देखा कि एपिड्यूरल क्या करते हैं, उसको पुशिंग के अर्ज को ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए सेकंड स्टेज का हम पता लगाना ऐसे नहीं कह सकते कि पुशिंग हो रही है तो हाँ सेकंड स्टेज स्टार्ट हुआ, क्या पता हमने एपिड्यूरल दिया है उसकी वजह से सप्रेस हो गई है पुशिंग, तो इसलिए हमने एग्जामिनेशन करके कंफर्म करना है कि डायलेशन हुई है। सेकंड स्टेज होता है ना 10 सेंटीमीटर पुशिंग, फुल सर्वाइकल डायलेशन से बर्थ ऑफ द बेबी तक होता है ना, तो इसीलिए हम सिर्फ साइन पर नहीं रिलाई करेंगे कि पुशिंग है तो हम कहें कि हाँ सेकंड स्टेज शुरू हुआ है। पुशिंग नहीं भी हो सकती है एपिड्यूरल की वजह से, ठीक है, तो इसलिए हमें एग्जामिनेशन करके देखना है डायलेशन हुई है। पैसिव जो सेकंड स्टेज होता है ना, डिलेड पुशिंग जिसको हम कहते हैं, 1 या 2 घंटे की डिलेड पुशिंग जो है एपिड्यूरल से होती है, तो उसमें फिर नेचुरल डिसेंट फैसिलिटेट होता है, मदर की एनर्जी भी कंजर्व होती है, क्योंकि एपिड्यूरल दिया हुआ है तो वो पुश ही नहीं कर रही, तो उसकी एनर्जी बच जाती है, लेकिन डिसेंट बेबी का हो रहा होता है इससे पहले कि एक्टिव पुशिंग हो। फिर हमने फीटल डिसेंट और क्राउनिंग की मैनेजमेंट देखी कि जब हमें पेरिनियम पे बल्ज नज़र आए, ठीक है, उसको हमने मॉनिटर करना है डिसेंट को कि कोई बल्ज नज़र आ रहा है। एनल ओपनिंग को भी हमने देखना है, बल्ज को भी, विजिबिलिटी ऑफ हेड। क्राउनिंग जो है ना, जब हेड
वापस ना जाए, कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में वापस अंदर ना जाए, तो वो क्राउनिंग है। उसका मतलब है अब जो है बर्थ होगी, ठीक है, बेबी ने पेल्विक फ्लोर को पास कर लिया, अब बेबी बॉर्न होगा। एक बार अगर क्राउनिंग हो जाती है तो वुमेन को हमने कहना है कि वो पैंट करे, यानी रैपिड शैलो ब्रीथ ले, पुशिंग करना रोके ना, तो ताकि जो है वो स्लो और मोर कंट्रोल डिलीवरी हो हेड की, स्लोली और कंट्रोल डिलीवरी हो हेड की। अगर वो रुक जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए हमने उसको कहना है पुशिंग करती रहे और पैंटिंग करे, तो उससे फिर सिवियर पेरिनियल टीयर का रिस्क भी कम होता है। हैंड ऑन टेक्निक हमने कहा, जिसमें हेड को हमने फ्लेक्स करना है, जो अटेंडेंट है वो हेड को फ्लेक्स करेंगी और पेरिनियम को गार्ड करेगी। तो ये हैंड ऑन अप्रोच जो थी ये कॉमन होती थी, इसमें डिलीवरी जल्दी हो जाती थी। लेकिन अब जो एविडेंस है वो इसको सपोर्ट नहीं करता। हैंड ऑफ अप्रोच से ये इतना सुपीरियर नहीं है टीयर्स को प्रिवेंट करने में, ठीक है। फिर एपिजियोटमी का हमने सेकंड स्टेज में रोल देखा कि एपिजियोटमी हम रूटीनली परफॉर्म नहीं करते। इंस्ट्रूमेंटल बर्थ में जो है वो जब वेंटोज या फोर्सेप यूज़ करें तब करनी है एपिजियोटमी, या अगर जल्दी डिलीवरी करनी है फीटस डिस्ट्रेस में तो एपिजियोटमी कट लगाएंगे। और ये सिर्फ तभी इफेक्टिव है जब फीटल का हेड नीचे आ गया हो, ऊपर है तो हम नहीं करते एपिजियोटमी। लोकल एनेस्थेटिक जो है वो रिक्वायर्ड होता है अगर एपिड्यूरल नहीं है, ठीक है, थोड़ा लोकल एनेस्थेटिक देके फिर हम एपिजियोटमी करते हैं। लास्ट में फिर हमने देखा सेकंड स्टेज में शोल्डर और बॉडी की डिलीवरी होती है। हेड बोन हो गया, अगर उसके अराउंड गले के अराउंड कॉर्ड फंसा हुआ है तो फिर हमने वहीं पे क्लैम्प करना है, उसको कट करना है। बेबी के हेड की रेस्टिट्यूशन भी होती है, एक्सटर्नल रोटेशन होती है, फिर शोल्डर डिलीवरी होगा क्योंकि उसने अलाइन होना होता है। तो जब एंटीरियर शोल्डर को डिलीवर करने के लिए हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रैक्शन देंगे, ठीक है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ताकि उसका एंटीरियर शोल्डर प्यूबिक बोन के नीचे से निकल आए। और अगर पोस्टीरियर शोल्डर को निकालना है तो उसके लिए थोड़ा सा पेरिनियम से हम अपवर्ड थोड़ी सी ट्रैक्शन देंगे, अपवर्ड लिफ्ट करेंगे बेबी को। अगर बेबी बड़ा है तो उसके लिए अगर एक्स्ट्रा ट्रैक्शन की ज़रूरत है तो वो शोल्डर्स पर ही अप्लाई की जाएगी, हेड पर नहीं, वरना इंजरीज हो सकती हैं। और इसके अलावा हमें शोल्डर डिस्टोशिया की भी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, जो हम डिटेल में ऑब्स इमरजेंसी में पढ़ेंगे। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज में कैसे हमने मैनेज करना होता है। जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है एक्चुअली इंटरवल डिलीवरी ऑफ द बेबी से लेके कंप्लीट एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, ठीक है। बेबी डिलीवर हो गया, उसके बाद कंप्लीट जब प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स डिलीवर होंगी, ये पूरा थर्ड स्टेज होता है, ठीक है। जो एमनियोटिक सैक, उसको एमनियोटिक सैक को ही मेम्ब्रेन कह रहे हैं और प्लेसेंटा, तो इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये 30 मिनट तक प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। अगर 30 मिनट के बाद जितना टाइम लगा है, 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा है तो उसको हम कहेंगे प्रोलॉन्ग हो गया, अनलेस द फिजियोलॉजिकल अप्रोच इज़ प्रेफर्ड, ठीक है। फिजियोलॉजिकल अप्रोच यानी हैंड्स ऑफ अप्रोच, जिसमें हम खुद ही वेट कर रहे होते हैं कि वो बाहर आए, तो उसमें लॉन्गर ड्यूरेशन है तो फिर सही है, वरना अगर 30 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो वो प्रोलॉन्ग्ड है। प्लेसेंटा की सेपरेशन जो होती है ना, जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ तो यूट्रस क्या होता है, श्रिंक कर जाता है, तो उसकी रिडक्शन इन द यूट्राइन साइज़ क्योंकि कम हो गया है, साथ में रिट्रैक्शन हो रही है यानी शॉर्टनिंग हो रही है यूट्राइन मसल फाइबर्स की, मायोमेट्रियम की, तो उससे प्लेसेंटा जो कि लेस इलास्टिक है वो यूट्राइन वॉल से जड़ जाता है, शेयर हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि श्रिंक हुआ है यूट्रस और शॉर्टनिंग हुई है मसल फाइबर्स की, तो उसमें से प्लेसेंटा अलग हो जाता है। प्लेसेंटा जो है डिटैच होगा अलोंग द नेचुरल क्लीवेज प्लेन, जो वीक एरिया होता है विद इन द डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। जो मैटरनल पार्ट है ना प्लेसेंटा का, उसको डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं। वहाँ से ये जो है ये नेचुरल उसका क्लीवेज प्लेन है, यहाँ से डिटैच होगा। एक बार अगर डिटैच हो जाएगा तो प्लेसेंटा नीचे आएगा, डिसेंड करेगा लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस की तरफ, ठीक है। तो थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट कैसी है, एक्टिव होगी या फिर वो फिजियोलॉजिकल होगी, वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए चार्ट में जो है सबसे पहले साइन दिखे हुए हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के साइंस, कि यानी जो इंडिकेट करे कि प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, अब हमने उसको डिलीवर करना है। तो उसके साइंस हैं कि हमें कॉर्ड की लेंथनिंग मिले, कॉर्ड लंबा हो जाएगा। जैसे ही प्लेसेंटा अगर डिटैच हुआ है ना तो वो नीचे आएगा यूट्रस और वेजाइना की तरफ, तो अम्बिलाइकल कॉर्ड जो है ना वो मदर की बॉडी के बाहर जो है वो लंबा हमें मिलेगा, तो मतलब प्लेसेंटा नीचे आ रहा है। अगर हमें स्मॉल गश ऑफ ब्लड मिलता है प्लेसेंटल बेड में से, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल टॉर्न हुई है तो थोड़ा सा ब्लड निकलेगा वेजाइना से, तो मतलब हाँ प्लेसेंटा डिटैच हुआ है। यूट्राइन फंडस जो है अबव द अम्बिलाइकस राइज हो जाए, जैसे ही प्लेसेंटा निकलता है ना, डिटैच होता है और नीचे आता है, डिसेंड करता है, तो यूट्राइन फंडस जो है ना, टॉप ऑफ द फंडस एब्डोमेन पे हमें वो ऊपर मिलेगा और फर्म मिलेगा, फर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो यूट्रस है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है डाउन इट्स साइज़,
ठीक है। यूट्राइन फंडस ऊपर चला जाएगा और क्योंकि यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट किया है इस वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ग्लोबुलर फील हमें मिलेगी पाल्पेशन पे। जब हम एब्डोमेन मदर का पाल्पेट करेंगे तो हमें वो राउंड मिलेगा, फर्म और राउंड होगा। इसका मतलब है कि वो यूट्रस अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, प्लेसेंटा निकल गया है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और ये भी एक साइन है प्लेसेंटल सेपरेशन का कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ग्लोबुलर फील मिले, ऊपर आ जाए यूट्राइन फंडस, अम्बिलिकस से भी ऊपर स्मॉल गश हो ब्लड का, या कॉर्ड लेंथन हो जाए तो मतलब कि प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है। अब अगले चार्ट में देखिए एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज बताइए। थर्ड स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट किस तरह करनी होती है। इसमें कह रहा है कि इंट्रामस्कुलर हमने इंजेक्शन देना होता है 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटॉक्सिन का। जैसे ही बेबी का एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हुआ तो तब हम देंगे, या फिर जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद हमने मदर को इंट्रामस्कुलर ऑक्सीटॉक्सिन देना होता है। ठीक है, तो उससे होगा ये कि यूट्रस जो है ना स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जल्दी प्लेसेंटा को निकाल देगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग भी नहीं होगी, उससे भी बचा जा सकता है। तो एक्टिव मैनेजमेंट में एक ये आ गया कि हम ऑक्सीटॉक्सिन दे दें थर्ड स्टेज में। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या था कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स निकलती है ना बेबी की डिलीवरी के बाद, तो इसमें अब हम एक्टिवली इसको कैसे मैनेज करें। एक्टिवली हम ऑक्सीटॉक्सिन दे सकते हैं ताकि वो जो है मेम्ब्रेन्स जल्दी आ जाए बाहर, प्लेसेंटा बाहर आ जाए, ब्लीडिंग भी कम हो, यूट्रस ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्ट कर ले स्ट्रांगली। इसके अलावा हम अर्ली क्लैंपिंग करते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। ये भी एक्टिव मैनेज में आता है कि हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप किया और उसको जल्दी जो है आफ्टर बर्थ ऑफन सेकंड से कुछ मिनट्स में हमने क्लैंप कर देना है, कट कर देना है, क्लैंप करना है और कट करना है। फिर हमने पल्सेशंस को सीज होने के लिए नोट करना है। ठीक है, यानी हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं ताकि थोड़ा ब्लड जो है वो बेबी में जाए, नियोनेटल अनीमिया से बचाए बेबी को। ठीक है, जब तक पल्सेशंस नहीं रुकती तब तक हम फिर कट नहीं करते और क्लैंप नहीं करते। ठीक है, फिर कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन कह रहा है एक बार अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेगा, थोड़ी सी ना सस्टेन्ड पुलिंग करेगा, पुल करेगा अम्बिलिकल कॉर्ड को, साथ में वो यूट्रस पर भी थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेगा। क्योंकि अगर उसने नीचे से सिर्फ खींचा, उसको पुल किया कॉर्ड को, तो फिर यूट्रस इन्वर्ट भी हो सकता है। यूट्राइन इन्वर्जन एक कॉम्प्लिकेशन है, वो भी हो सकती है। इसलिए ऊपर उसने एब्डोमेन पर थोड़ा सा प्रेस भी करना होता है, प्रेशर देना होता है यूट्रस पे, नीचे से फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को जेंटली पुल करना होता है ताकि प्लेसेंटा बाहर आ जाए। तो ये भी एक्टिव मैनेजमेंट में आ गया। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन दे सकते हैं या क्लैंपिंग एंड कटिंग करेंगे। और तीसरा कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। ये वाला जो नीचे फिगर है इसमें देखें 12.21 में ऊपर वाला पहले देखें, इसमें साइन है सेपरेशन के एंड डिसेंड ऑफ द प्लेसेंटा। जैसे ही देखें सेपरेशन हो गई तो जो अपर यूट्राइन सेगमेंट देखिए ऊपर चला गया, अप चला गया और मोर राउंडेड हमें फील होगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना क्योंकि यूट्रस, तो इस वजह से जैसे ही प्लेसेंटा निकलता है ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऊपर ग्लोबुलर सा फर्म सा हमें महसूस होगा। और इस वाले फिगर में देखें तो यहाँ पर प्लेसेंटा की डिलीवरी दिखाई गई है कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन से। यहाँ से पुल करेंगे, यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देंगे, वरना सिर्फ खींचेंगे तो ये यूट्रस इन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। आगे इसने फिर एक्टिव मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है कि थर्ड स्टेज में जो हम एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं इसमें ये बता रहा है कि एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज की रेकमेंड की जाती है सारी वुमेन को, हाईली रेकमेंड होता है। ठीक है, क्योंकि हाई क्वालिटी एविडेंस ने शो किया है कि अगर हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं ना थर्ड स्टेज में तो उससे पोस्टमार्टम हेमरेज का इंसिडेंस कम हो जाता है 15 से 5%। ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज कम होगी। जब प्लेसेंटल सेपरेशन के साइंस हमने रिकॉग्नाइज कर लिए, कौन से साइन थे प्लेसेंटल सेपरेशन के, जब गश ऑफ ब्लड हो, कॉर्ड लंबा हो जाए, यूट्राइन फंडस ऊपर आ जाए और ग्लोबुलर फील हमें मिले पाल्पेशन पे, तो इस तरह के अगर हम साइन हमें मिलते हैं तो फिर हमने कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन करनी होती है ताकि फिर प्लेसेंटा जल्दी डिलीवर हो जाए। ठीक है, हमने ये उसको थोड़ा सा जो है ऊपर यूट्रस पर हाथ रख के नीचे से कॉर्ड को थोड़ा सा खींचना होता है जेंटली। जब कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगी तो लेफ़्ट हैंड जो है वो सुप्रा प्यूबिकली मूव करेगा एंड फंडस एलिवेटेड विद द पाम फेसिंग टुवर्ड द मदर। यानी ये कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन की एक टेक्निक बता रहा है कि अपना लेफ़्ट हैंड जो है ना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपना लेफ़्ट हैंड लोअर एब्डोमेन पे रखेगा, प्यूबिक बोन के बिल्कुल ऊपर, और यूट्रस को मतलब जेंटली थोड़ा सा पुश करेगा ऊपर की तरफ, ऐसे पुश करके रखेगा।
यूट्रस के फंडस को, ठीक है, मदर की हेड की जानिब ऊपर की तरफ, और नीचे से फिर कॉर्ड को जो है पुल करेगा। तो ये काउंटर प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है, इससे वही बात कि यूट्राइन इन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है। यूँ ऊपर की तरफ थोड़ा सा यूट्रस के फंडस को पकड़ के रखा होगा, नीचे से कॉर्ड को पुल करना है। कह रहा है एट द सेम टाइम जो राइट हैंड है उससे फिर कॉर्ड को पकड़ना है और स्टेडी ट्रैक्शन अप्लाई करनी है ताकि प्लेसेंटा सेपरेट हो और उसकी डिलीवरी हो जाए प्लेसेंटा की। और केयर बीइंग टेकन टू पील ऑफ ऑल द मेम्ब्रेन यूजुअली विद अ ट्विस्टिंग मोशन, ठीक है, थोड़ा सा यूँ ट्विस्टिंग मोशन में हमने प्लेसेंटा को यूँ पुल करना है कॉर्ड के ज़रिए, ताकि सारी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो बाहर आ जाए, कुछ रह ना जाए अंदर पीस, ठीक है। क्योंकि डेलिकेट मेम्ब्रेन से कभी कभार टीयर्स जो है अंदर भी रह जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ट्विस्टिंग मोशन में करना है। यूट्राइन इन्वर्जन एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इसने कहा एक ये रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि अगर यूट्रस एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं किया हमने, अपने लेफ़्ट हैंड ऊपर एब्डोमेन पे नहीं रखा, तो उससे बहुत ज़्यादा अगर हमने नीचे ट्रैक्शन अप्लाई की अम्बिलिकल कॉर्ड पे, तो यूट्राइन इन्वर्जन हो सकती है, ठीक है। यानी अगर अनसेपरेटेड प्लेसेंटा है या यूट्रस को अगर हमने सही से सपोर्ट नहीं किया तो वो यूट्रस इन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तकरीबन कह रहा है 2% जो केसेस हैं उसमें प्लेसेंटा जो है वो इस तरीके से एक्सपेल नहीं होता, सक्सेसफुली कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन से प्लेसेंटा नहीं आ रहा होता 2% केसेस में, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट के बावजूद भी नहीं आता। अगर कोई ब्लीडिंग नहीं हुई तो फर्दर अटैम्प्ट एट द कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन हम करेंगे, 10 मिनट के बाद दोबारा यही हम कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करेंगे अगर कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, ठीक है। अगर वो भी फेल हो गया तो प्लेसेंटा जो है अंदर रह जाता है, उसको फिर हमने मैनुअल रिमूवल करना होगा, जनरल एनेस्थीसिया दे के ओटी में जाके फिर हमने प्लेसेंटा रिमूव करना होता है, ठीक है। अगर 2 बार करने के बावजूद 10 मिनट के बाद किया नहीं हुआ तो फिर ओटी में। अब ये रिकोगनाइज़ हुआ है कि मॉडिफाइड टेक्निक टू अप्रोच, मॉडिफाइड जो अप्रोच है एक्टिव मैनेजमेंट की ऑफ द थर्ड स्टेज में भी प्रेफरेबल विद डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग फॉर बिटवीन 1 and 3 मिनट। यानी कह रहा है कि वाइल हम ऑक्सीटोक्सिन और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं मॉडिफाइड एक्टिव मैनेजमेंट, उसमें डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग आती है जिसमें 1 से 3 मिनट हमें थोड़ा वेट करना होता है, फिर हम कॉर्ड को क्लैंप करते हैं। इससे ये है कि प्लेसेंटल जो ब्लड होता है वो नियोनेट में वापस जाएगा, ऑटो ट्रांसफ्यूजन होगी, तो उससे पोस्टमार्टम हेमरेज का भी रिस्क कम होता है। बच्चे में तो अनीमिया नहीं होगी अगर हम थोड़ा सा 3 मिनट तक वेट करके फिर कॉर्ड क्लैम्प करते हैं, तो बच्चे में अनीमिया नहीं होगी आगे जाके। और मदर पे भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट है कि मदर को भी पोस्टमार्टम हेमरेज नहीं होगी, ठीक है। पार्टिकुलरली अगर प्री टर्म बच्चा है तो उसमें तो ये और भी फ़ायदे वाला होता है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, उसका इसने बेनिफिट बताया। अब ये फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट पर आ जाए कि यहाँ पर एक्टिव मैनेजमेंट देखिए, अब फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, यानी हैंड्स ऑफ अप्रोच क्या होती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की। कह रहा है कि फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट थर्ड स्टेज की जहाँ पर प्लेसेंटा जो है मैटरनल एफर्ट से ही डिलीवर हो जाता है, हम कोई यूट्रोटोनिक ड्रग यूज़ नहीं करते इस प्रोसेस को असिस्ट करने के लिए, वो खुद ही मैटरनल एफर्ट से ही प्लेसेंटा बाहर आता है, उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें हैवियर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, लेकिन वुमेन जो है वो पोस्टमार्टम हेमरेज के रिस्क पर नहीं होती। यानी इस वाली मैनेजमेंट एक्टिव नहीं, इस फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट में हैवी ब्लीडिंग का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है पोस्टमार्टम हेमरेज का बनिस्बत एक्टिव मैनेजमेंट के। लेकिन हाउएवर अगर वुमेन को कोई प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर नहीं है पोस्टमार्टम हेमरेज का और वो ये अप्रोच चूज़ करना चाहती है कि उसका फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट हो, तो उसके डिसीजन को भी हमने रिस्पेक्ट करनी है और उसको सपोर्ट करना है अगर उसको रिस्क नहीं है पीपीएच का, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ हेमरेज जो एस्टिमेटेड ब्लड लॉस होता है ना वो मोर देन 500 ml होता है, या फिर प्लेसेंटा जो है वो अनडिलीवर रहे आफ्टर 60 मिनट ऑफ द फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी फीमेल का 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, इतनी हेमरेज हुई है, या प्लेसेंटा अभी 60 मिनट गुजर गए अभी तक प्लेसेंटा नहीं आया फिजियोलॉजिकल के ज़रिए, तो फिर इसमें भी हमने एक्टिव मैनेजमेंट ही करनी होगी, ठीक है। आगे बता रहा है कि जब थर्ड स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमने प्लेसेंटा वगैरह बाहर आ गए तो उस प्लेसेंटा को हमने ऑब्ज़र्व करना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है मिसिंग कॉटिलिडेंस के लिए और सक्सेंचुरेट लोब के लिए। कॉटिलिडेंस जो होते हैं ना ये प्लेसेंटा के ऊपर लोब्स होते हैं, सक्सेंचुरेट लोब एक एक्स्ट्रा लोब होता है, छोटा सा स्मॉलर लोब होता है, उसको भी देखना है कि ये तो नहीं है, और मिसिंग कॉटिलिडेंस तो नहीं है, कोई मतलब उसके लोब रह तो नहीं गए अंदर, मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई पार्ट मिसिंग है तो वो एक कंसर्न है, ठीक है। अगर कॉटिलिडेंस नहीं है, मिसिंग है, या हमें सक्सेंचुरेट लोब मिल रहा है
तो सस्पेक्टेड है तो हम एनेस्थीसिया के अंडर एग्जामिनेशन करेंगे और जो टुकड़े जो पीसेस उसके प्लेसेंटा के रह गए हैं उसका मैनुअल रिमूवल करेंगे। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू अरेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस सिचुएशन में जो पोस्टमार्टम हेमरेज का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो जो पीस भी रह गया अगर उसको मैनुअली फिर हमने एनेस्थीसिया देके रिमूव करना होता है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू MOROP अरेंज करना होता है जनरल एनेस्थीसिया देके। और क्योंकि वरना पोस्टमार्टम हेमरेज का उसमें रिस्क ज़्यादा है तो इसीलिए प्लेसेंटा की इंस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। फाइनली वल्वा ऑफ द मदर शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर एनी टीयर्स या लेसरेशंस तो नहीं है बर्थ कनाल पे। और माइनर टीयर्स को सूचरिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर टीयर पेरिनियल मसल तक एक्सटेंड कर रहा है या फिर हमने एपिजियोटमी की थी तो उसको फिर हमने केयरफुल रिपेयर करना होगा। और वो सारा रिपेयर हम चैप्टर नंबर 13 ऑपरेटिव डिलीवरी में डिस्कस करेंगे। अब की लर्निंग पॉइंट्स पर आ जाएँ तो फीचर्स इसमें बता रहा है नॉर्मल लेबर के क्या फ़ीचर्स हैं। स्पॉन्टेनियस ऑनसेट एट 37 to 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको समरी बता दूं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का हमारा एम यही होता है। उसमें एक्टिव मैनेजमेंट थी। एक्टिव मैनेजमेंट में ताकि पोस्टमार्टम हेमरेज का इंसिडेंस कम हो उसके लिए एक्टिव मैनेजमेंट की जाती है, जिसमें हम यूट्रोटोनिक ड्रग्स 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन एंट्री शोल्डर की डिलीवरी के बाद दे रहे होते हैं मदर को। कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं 1 से 3 मिनट के बाद ताकि बेबी को ब्लड जाए और PPH का रिस्क भी कम हो। और कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एब्डोमेन पे थोड़ा सा हार्ट रख के फंडस पर थोड़ा सा उसको अपर पुश करना है मदर की डायरेक्शन में, नीचे फिर कॉर्ड को हम जेंटली निकालेंगे, पुल करेंगे तो उससे प्लेसेंटा बाहर आएगा, यूट्राइन इन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक्टिव हो गया। अगर इससे फेल हो जाता है तो फिर 10 मिनट के बाद दोबारा हम ये रिपीट करेंगे, ठीक है। उससे भी नहीं हुआ तो फिर हम जो है वो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करेंगे OT में एनेस्थीसिया देके। तो 30 मिनट से ज़्यादा ये टाइम नहीं होना चाहिए एक्टिव मैनेजमेंट का, ठीक है। दूसरी एक्टिव के बाद फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट हमने डिस्कस की थर्ड स्टेज में, जिसमें प्लेसेंटा खुद ही डिलीवर होता है मदर की अपनी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और पुशिंग से। यूट्रोटोनिक ड्रग्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना। लेकिन इसमें तो ना PPH का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि हम ये ड्रग्स वगैरह नहीं दे रहे। तो कुछ वुमेन चाहती हैं कि उनका फिजियोलॉजिकली हो, ठीक है, तो उसको उसकी ये चॉइस को भी सपोर्ट करना होता है। तो अगर रिस्क नहीं होते तो किसी किसी को PPH नहीं भी होता फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट से, ठीक है। अगर हेमरेज जो है वो 500 ml से ज़्यादा है और प्लेसेंटा को 60 मिनट हो गए वो डिलीवर नहीं हुआ, या तो प्लेसेंटा 60 मिनट हो गए डिलीवर नहीं हुआ, या तो ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया है 500 ml से ज़्यादा, तो फिर हमने फिजियोलॉजिकल के बाद एक्टिव मैनेजमेंट ही करनी होती है, ठीक है। फिर डिलीवरी के बाद असेसमेंट और केयर के बारे में बता रहा है कि प्लेसेंटा की लाजमी हमने इंस्पेक्शन करनी है। उसके मिसिंग कोटिलिडन यानी लोब्स और सक्सेंचुरिएट लोब के लिए हमने देखना होता है, क्योंकि उससे PPH का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा अगर वो नहीं है तो इसलिए हमने एनेस्थीसिया देके फिर हमने मैनुअली रिमूव करने हैं उसको। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू करेंगे अगर कोई लोब वगैरह मिसिंग है, अंदर रह गया है, वरना आगे जाके PPH सीवियर किस्म का होगा, पोस्टमार्टम हेमरेज। और आखिर में फिर हमने पेरिनियल और वल्वर इंस्पेक्शन करने हैं। माइनर टीयर है तो सूचरिंग की ज़रूरत नहीं है, एपिजियोटमी है या बड़ा कोई टीयर है तो उसको फिर सर्जिकल रिपेयर करना होगा। दैट्स इट। अब की लर्निंग पॉइंट्स में बता रहा है जो नॉर्मल लेबर के फ़ीचर्स हैं, उसमें नॉर्मल जो लेबर होगा उसका ऑनसेट याद रखिएगा कि 37 से 42 वीक ऑफ जेस्टेशन के दरमियान खुद ही ऑनसेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है इंडक्शन के बगैर, ठीक है। ये नॉर्मल है। 37 से पहले प्रीटर्म, 42 के बाद पोस्टर्म। 37 to 42 नॉर्मल होता है। सिंगलटन प्रेगनेंसी जिसमें एक बेबी है तो उसमें होता है नॉर्मल लेबर ज़्यादातर, बाकी में मल्टीपल में नॉर्मल लेबर इतना कॉमन नहीं है, ठीक है। सिफेलिक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो वो नॉर्मल लेबर है, यानी बेबी का हेड प्रेजेंटिंग पार्ट है, कोई हम आर्टिफिशियल इंटरवेंशंस नहीं कर रहे। सर्वाइकल डायलेशन जो है ना हर 2 घंटों पे एट लीस्ट 1 सेंटीमीटर हो रही है इन द एक्टिव फेज़। पहले स्टेज के एक्टिव फेज़ में याद रखिए, पहले स्टेज के 3 स्टेजेस हैं, पहले स्टेज के एक्टिव फेज़ में जो है 2 घंटों में 1 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा है सर्विक्स, तो वो नॉर्मल है। और एक्टिव स्टेज जो है, एक्टिव जो सेकंड स्टेज है वो नो मोर देन 2 आवर्स इन द प्राइमरी पेरिस एंड 60 मिनट्स इन द मल्टी पेरिस। यानी एक्टिव स्टेज की ड्यूरेशन फिर बता रहा है। जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है जिसकी प्राइमरी पेरिस है उसको एक्टिव सेकंड स्टेज में 2 घंटे लगते हैं, जो मल्टी पेरिस है उसको 60 मिनट लगते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हो, नॉर्मल लेबर है। और इसके अलावा जो थर्ड स्टेज होता है, ये सारा कॉर्ड क्लैंपिंग वाला, डिलीवरी ऑफ मेम्ब्रेन्स वाला,
एंड प्लेसेंटा वाला, ये थर्ड स्टेज 30 मिनट्स से ज़्यादा लास्ट ना करे एक्टिव मैनेजमेंट के साथ, तो ये जो है वो कहलाएगा नॉर्मल लेबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो फीचर्स थे ये नॉर्मल लेबर के हो गए। अच्छा, यहाँ पर इसने कहा 30 मिनट तक, ये पूरा थर्ड स्टेज की एक्टिव मैनेजमेंट की बात कर रहा है, 30 मिनट से ज़्यादा ना हो। ये फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट हमने कहा था उसमें 60 मिनट अगर गुजर जाए ना, उसमें 60 था, 60 मिनट गुजर जाए अभी तक प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हुआ या 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, तो ऐसे केस में थर्ड स्टेज में फिर हम दोबारा एक्टिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, और अगर एक्टिव की अलग से बात कर रहा है तो इसको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए टाइम। अब आता है अगला टॉपिक एब नॉर्मल लेबर। यहाँ पे सारा जो नॉर्मल लेबर है वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का एब नॉर्मल लेबर है।